अच्छा, ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग, ठीक है। वेल्डिंग क्या थी? वेल्डिंग क्या थी? ठीक है, मतलब वो डेफिनेशन याद हो गई, विद और विदाउट प्रेशर, ठीक है, और विद और विदाउट फिलर मेटल, ठीक है, ये सारी चीजें सिमिलर और डिसिमिलर मेटल, ठीक है। अब एक बात होता है ना, आर्क वेल्डिंग जनरली कैसे वर्कपीस को जोड़ती थी? आर्क वेल्डिंग सिमिलर, है ना। रेजिस्टेंस वेल्डिंग किसको जोड़ रही है? हो सकता है वो डिसिमिलर को जोड़ ले, हो सकता है, कोशिश करेंगे कि सिमिलर हो, बट हो सकता है वो डिसिमिलर को भी जोड़ ले, ठीक है ना, मेटल्स को, ऑब्वियसली मेटल्स को, ठीक है। और फ्रिक्शन वेल्डिंग नॉन मेटल्स को जोड़ सकती है आराम से, है कि नहीं, उसके लिए कोई आपकी करंट की जरूरत थोड़ी थी। फ्रिक्शन वेल्डिंग में एक्सप्लोजिव में डिसिमिलर भी जोड़ सकती है और सिमिलर भी जोड़ सकती है, ठीक है। और जो हमारी फ्रिक्शन वेल्डिंग जैसा ही जो हमारी सॉलिड स्टेट वेल्डिंग थी लाइक एक्सप्लोजिव, वो भी अपने अलग अलग मटेरियल को जोड़ सकती है, उसमें भी कंडक्टिव होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने अभी तक पढ़ी। सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग क्या है? सोल्डरिंग ब्रेजिंग को हम इस तरह से समझते हैं, सबसे पहली चीज होती है ये, अभी तक की जो हमने चीजें पढ़ी हैं वो किसमें पढ़ी हैं? एक थी लिक्विड स्टेट, एक थी लिक्विड स्टेट, यही थी हमारी इंपॉर्टेंट, तो मैंने इसी से शुरुआत की थी, यही थी हमारी इंपॉर्टेंट, तो मैंने इसी से शुरुआत की। लिक्विड स्टेट वेल्डिंग में, लिक्विड स्टेट वेल्डिंग में हमारे पास क्या थी? आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग एंड गैस वेल्डिंग, या केमिकल बोल देंगे इसे, केमिकल। केमिकल के अंदर हमारे दो टाइप थे, गैस एंड थर्माइट। वेरी गुड यार। रेजिस्टेंस के नाम बताएंगे? स्पॉट, सीम, प्रोजेक्शन, परकर्सन, वो आपकी इच्छा है क्या बोल रहे हो, फ्लैश एंड लास्ट। नवीन जी एक सेकेंड, नवीन जी लास्ट, विजय जी लास्ट, तो जो छठा नाम था वो क्या था? निकी जी, अपसेट, ठीक है, बढ़िया, ठीक है। मैंने आपसे बोला था तीन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से? सीम, स्पॉट एंड प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन, है ना। आर्क वेल्डिंग हमारी कौन कौन से थे? आर्क वेल्डिंग के नाम, रुको रुको रुको, आर्क वेल्डिंग के नाम, अमन जी। सबमर्ज, सीधे पहुंच गए, चलो सबमर्ज्ड, एक सेकंड, सबमर्ज्ड इन्होंने बोला। अब्दुल जी और कौन सी है? सबमर्ज्ड, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, ये तो यही है ना, शील्डेड, शील्डेड गैस, इसे बोलते थे शील्डेड गैस, ठीक है, शील्डेड गैस आर्क वेल्डिंग, ठीक है। उसके बाद विश्वजीत जी बोलो, MIG, TIG, वेरी गुड। उसके बाद अच्छा जी बोलो, और रुक जाना, बोलो 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 बोलो, देखो नहीं, और बोलो, और बोलो, और बोलो, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, और बोलो ना, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, इलेक्ट्रोस्लैग, बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड इलेक्ट्रोस्लैग, इलेक्ट्रोस्लैग लिक्विड स्टेट थी ना, जोड़ दिया था ना उसे, ठीक है, इस साइड से भी वो मेल्ट हो रहा था, जुड़ रहा था आपस में ना, ठीक है। उसके बाद थर्माइट हमारी किसमें थी? केमिकल में, ठीक है। तो ये हमारे कुछ नाम थे, ठीक है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग के आपने नाम बताई थी, ठीक। तो ये था लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट का मतलब क्या था? जो मेरा, अब ध्यान से सुनना, जो मेरा बेस मेटल था और जो मेरा फिलर मेटल था, दोनों ही किसमें पहुंच गए थे? लिक्विड स्टेट, दोनों ही मेल्ट हो गए थे, यस सुनो, क्योंकि दोनों ही हमारे सेम मटेरियल के थे। जनरली फिलर मेटल भी आपने क्या लिया था? सेम मेटल का, सेम मेटल था या नहीं था? ये कहानी पूरी खत्म हो गई है, समझ में आ रहा है ना। बेस मेटल एंड फिलर मेटल दोनों ही लिक्विड स्टेट में थे। सॉलिड स्टेट में क्या था? सॉलिड स्टेट वेल्डिंग का एग्जांपल विश्वजीत जी आप बताइए, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग का एग्जांपल? फ्रिक्शन वेल्डिंग, बहुत बढ़िया। दूसरा एग्जांपल एक्सप्लोसिव वेल्डिंग, ठीक है, एक्सप्लोसिव, ठीक है, एक्सप्लोसिव। डिफ्यूजिव वेल्डिंग, बट ये आपके यहाँ जेई में ज्यादा नहीं है, शुरू वाले दिन मैंने नाम लिखवा रखे थे, आपको याद होगा, है ना। तो जो फ्रिक्शन वेल्डिंग है, जनरली क्वेश्चन फ्रिक्शन वेल्डिंग से आते रहते हैं, ठीक है, वही अपना वो रोटेशन वाला हिसाब कि प्रेशर इसमें यूज होता है नहीं होता है। सॉलिड स्टेट में आपका जो बेस मेटल है वो कौन सी स्टेट में था जब वेल्ड हो रहा था? रेड हॉट मतलब सॉलिड, मेल्ट नहीं हुआ था ना, किसमें था? सॉलिड, ठीक है। कंडीशन क्या थी उसकी? फेज क्या थी? सॉलिड, ठीक है। तो जो हमारी सॉलिड स्टेट में है उसमें बेस मेटल सॉलिड थे, और अगर इसमें फिलर मेटल भी डाले जा रहे हैं तो वो किसमें सेंस में है? सॉलिड में, ठीक है। तो ये जो है सॉलिड स्टेट ही था। बट जो हमारे पास ये है सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग, ये होती है आपकी सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट, चल नहीं रही, सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। इसमें जो सॉलिड है वो जनरली कौन सा होता है? बेस मेटल, जो सॉलिड है वो है बेस मेटल, ठीक है, और जो लिक्विड है वो है हमारे पास फिलर मेटल,
बिल्कुल नहीं चल रहा है। फिलर मेटल, बेस मेटल अगर सॉलिड है इसका मतलब क्या हुआ, इसके और इसके मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस रहेगा। बस क्वेश्चन आपका मेल्टिंग पॉइंट का ही बनता है सबसे पहला क्वेश्चन, कि जो हमारा सोल्डरिंग ब्रेजिंग है इसमें ये जो फिलर मेटल है इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ऑलवेज लेस होगा किससे, बेस मेटल से, या जो आपने वर्कपीस सोचा हुआ है उसके मेटल से। मेल्टिंग पॉइंट जो बेस मेटल का है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फिलर मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से। ठीक है, अब इन्हीं मेल्टिंग पॉइंट की कहानी, अभी मैं आपके कॉन्स्टिट्यूएंट की बात नहीं कर रहा, फिलर में कौन कौन से आते हैं ना, कॉपर, टिन, ये सोल्डरिंग बेसिंग क्या होती है, अभी मैं सिर्फ ये समझा रहा हूं आपको कि हाँ टेम्परेचर बेसिस पर ही हमने दो पार्ट के नाम लिए, दो तरीके के नाम लिए टेम्परेचर बेसिस पर। हमने एक थ्रेशोल्ड लिया मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर, थ्रेशोल्ड क्या लिया हमने, थ्रेशोल्ड लिया 427 डिग्री सेंटीग्रेड। कहीं कहीं ये 420 भी है, आप 420 से अच्छा याद रख सकते हो, 420 से याद रख लेना। ठीक है, तो 420 या 427 इससे अगर ऊपर है मेल्टिंग टेम्परेचर किसका, फिलर मटेरियल, 427 से ऊपर है मेल्टिंग टेम्परेचर किसका, फिलर मटेरियल का, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, ब्रेजिंग। और अगर उससे कम है तो सोल्डरिंग। ठीक है, हाँ बोलो बोलो बोलो। 427 से अगर टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट फिलर मटेरियल का ज्यादा है तो वो हमारा ब्रेजिंग, और जो नीचे है वो सोल्डरिंग। ठीक है, सोल्डरिंग की जो रेंज होती है वो अराउंड हो जाती है 180 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। ठीक है, 427 के आसपास हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है किसके किसके सेंस में, जो हमारे ब्रेजिंग के फिलर मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, सारी चीजें भी लिखवा दूंगा मैं, अभी सिर्फ और सिर्फ एक चीज समझा रहा हूँ आपको, सुनना। ठीक है, छोटी छोटी चीजों को सुनना। मैं आपसे कह रहा हूँ सॉलिड एंड लिक्विड दो चीजें हैं। ठीक है, सॉलिड एंड लिक्विड दो चीजें हैं। सॉलिड हमारा बेस मेटल है, बेस मेटल कभी नहीं पिघलेगा, चाहे वो ब्रेजिंग हो चाहे वो सोल्डरिंग हो। हमेशा मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होगा, कम होगा इससे, तो हमेशा ये पिघलेगा ये नहीं पिघलेगा। ठीक है, वेल्डिंग में क्या होता है, दोनों पिघलता है, वेल्डिंग में दोनों पिघलते हैं अगर लिक्विड स्टेट करनी है तो। ठीक है, ये दोनों पिघलेंगे। सॉलिड स्टेट है तो ये भी आपका फिलर मेटल में सॉलिड ही रहेगा, जनरली सॉलिड स्टेट में फिलर मेटल यूज नहीं होगा। ठीक है, नहीं तो आपका जो भी फ्रिक्शन फ्रिक्शन आप कर रहे हो, दो मेटल्स हैं वो दोनों सॉलिड स्टेट में ही जुड़ जाएंगे, जो कि हमने फ्रिक्शन वेल्डिंग में पढ़ा था। ठीक है, तो इस सेंस में जो ये लिक्विड स्टेट है, मतलब जो ये फिलर मेटल है, वो फिलर मेटल हमारे अलग अलग मटेरियल के बने होंगे, क्योंकि उनका क्या है, उनका मेल्टिंग पॉइंट हमें किसी का कम रखना है किसी का ज्यादा रखना है, तो फिलर मटेरियल हमारे अलग अलग मटेरियल के बने होंगे, फिलर मटेरियल। ठीक है, बेस मेटल तो हमारे पास ठीक है, फिलर मेटल हमारे अलग अलग मटेरियल का बना होगा। तो उस सेंस में वो कौन से मटेरियल्स हैं, किन चीजों का कॉम्बिनेशन है, जिससे हम एक को बोलते हैं सोल्डरिंग, एक को बोलते हैं ब्रेजिंग, एक को बोलते हैं सोल्डरिंग, एक को बोलते हैं ब्रेजिंग। तो सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग में मेन चीज क्या है, मेन चीज है फिलर मेटल। समझ रहे हो, मेन चीज हमारा बेस मेटल नहीं है, मेन चीज है फिलर मेटल। कि फिलर मेटल इसमें कौन सा यूज कर रहे हो सोल्डरिंग में, फिलर मेटल ब्रेजिंग में कौन सा यूज कर रहे हो। जो फिलर मेटल आपने यूज किया ना, उसी के मेल्टिंग पॉइंट, उसी के कंपोजिशन के बेसिस पर इसकी कहानी अलग हो जाती है, इसकी कहानी अलग हो जाती है। दोनों में काम एक ही होता है। बात एकदम क्लियर है। अब बताना एक चीज और सोचना, आप थोड़ी सी ये कहानी समझा रहा हूँ, उसके बाद फिर बाद में लिखने का काम करेंगे, फिर देखेंगे भी उन स्लाइड्स को। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि दो सॉलिड चीजें हैं, लिक्विड को इन्हें चिपकाना है। ग्लू होता है, ग्लू, फेविक्विक या फेविकोल। ठीक है, फेविकोल जिसे बोल देते हैं आप। दो सॉलिड चीजें हैं, इनको चिपकाना है। ठीक है, आप क्या चाहते हो कि जो फेविकोल, लाइक आपने लकड़ी को कभी चिपकाते हुए देखा होगा, है ना, तो उसमें फेविकोल भरते हो, फेविकोल क्या चाहते हो, वो अंदर अंदर चला जाए, लकड़ी के अंदर चला, इधर भी अंदर चला जाए, जिससे क्या हो कि उसका जो बॉन्डिंग है ना वो अच्छे से बन जाए। फिर लकड़ी एक दूसरे के अंदर नहीं जा सकती, बट जो फेविकोल है वो तो जा सकता है, जो ग्लू है वो तो जा सकता है। ठीक है, तो हम यही चाहते हैं, बस यहाँ पर यही समझना, दो सॉलिड चीजें और एक लिक्विड चीज जो इन दोनों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। मतलब क्या होगा, मतलब क्या होगा कि ये जो लिक्विड चीज है वो इसके अंदर चली जाए। कहां से चली जाए, जो भी इसको पॉइंट्स मिल रहे हैं पोरस टाइप से। इसका मतलब पोरस टाइप से आपने एफएम में कुछ पढ़ा था। अगर ऐसी चीजें होती हैं, जैसे कपड़े में पानी भरता है, कपड़े को धुलते हुए पानी भरता है, वो कौन से फिनोमिना से भरता है, भूल गए, सही जा रहे हो, कैपिलैरिटी। ये तो बहुत ही गलत बात है, इन्होंने एफएम नहीं पढ़ा है, आपने एफएम भी पढ़ रखा है फिर भी भूल गए हो कैपिलैरिटी। ठीक है, मतलब मैं इतना खराब पढ़ाता हूँ, ये तो साफ दिख रहा है। ठीक है, क्या आप सब भूल गए हो कि नहीं याद है। ठीक है, तो कैपिलैरिटी, कैपिलैरिटी का मतलब क्या हुआ था, कैपिलैरिटी क्या था। ठीक है, बस कैपिलरी ट्यूब ही दिख रहा है ना, प्रैक्टिकल एग्जांपल सब भूल गए हो। पानी पेड़ों में कहां से आता है,
कैपिलरिटी इफेक्ट से, राइज जो सैप होता है आपका पानी का ऊपर उठना नसों में से, ठीक है, ठीक है, किसमें, टॉवल में। हाँ, ये जो चीजें हैं वो सारी की सारी कैपिलरिटी हैं, जो चीजें छोटी छोटी हमारे जगह दिखेंगी। लाइक कपड़े में जो पानी भरता है जिसको आप निकालते हैं, गर्म पानी इसीलिए तो भरते हैं जिससे सरफेस टेंशन क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है, जिससे कि हमारे पास कैपिलरिटी इफेक्ट ज्यादा मिल जाए उसका, ठीक है। अभी ये जो सेंस था कैपिलरिटी का, ये कैपिलरिटी का सेंस यहाँ पर सोचने में आ रहा है कुछ, कि अगर मैं लिक्विड को इधर सॉलिड में अंदर चला जाइए, इधर वाले जो लिक्विड है इन दोनों के बीच में, उसमें भी लिक्विड क्या है, सॉलिड में अंदर चला जाए, तो दोनों के बीच में लिक्विड क्या है, एक जॉइंट बना रहा है या नहीं, है ना, वो अंदर इसके भी भर गया, इसके भी भर गया, और यहाँ पर भी है बीच में भी, इसका मतलब क्या है, कनेक्शन बन रहा है। अच्छा, तो इसमें ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग में, क्योंकि जो फिलर मेटल है वो लिक्विड स्टेट में होता है, तो ये कौन से इफेक्ट की वजह से ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग में इन दोनों को चिपकाएगा, किसको चिपकाएगा, बेस मेटल्स को। बेस मेटल्स को जो चिपका रहा है ना ये फिलर मेटल, इसके अंदर जो फिलर मेटल आपने डाला यहाँ पर ना लिक्विड स्टेट में, तो लिक्विड स्टेट में जो फिलर मेटल है वो कहाँ जाए, वो यहाँ पर ऐसे कैपिलरिटी इफेक्ट से इन दोनों को जोड़े। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर, कि ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग में जो फिलर मेटल है वो कौन से इफेक्ट के ऊपर काम करता है जोड़ने का, कैपिलरिटी इफेक्ट, ठीक है, किसके ऊपर, कैपिलरिटी इफेक्ट। जबकि आर्क वेल्डिंग में क्या होता है, विश्वजीत जी, आर्क वेल्डिंग में क्या होता है, आर्क वेल्डिंग में कैपिलरिटी इफेक्ट होता है, आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, कैपिलरिटी इफेक्ट होता है, तो और क्या होता है, ग्लोबुलर, स्प्रे, शॉर्ट सर्किट। फिलर मेटल कैसे जा रहा था उसके बीच में, बीड कैसे बना रहा था, सरफेस टेंशन, बीड कैसे बना रहा था, बीड कैसे बन रही थी, बीड कैसे बन रही थी, बीड याद है ना, ये वेल्ड पूल कैसे बन रहा था, सिंपली ग्रेविटी इफेक्ट। उसका आंसर क्या होगा, ग्रेविटी इफेक्ट। उसमें क्या कैपिलरिटी की बात की थी कि सॉलिड में वो इधर जाए, अरे सॉलिड क्या है, वो तो लिक्विड ही हो चुका है ना, जो बेस मेटल था वो लिक्विड हो चुका है, तो वो एक दूसरे से बस मिक्स हो रहे हैं, है ना। ग्रेविटी की इफेक्ट से ही तो वो जो इलेक्ट्रोड था वो नीचे की तरफ गिर गया। आप कहोगे सर इसमें फिलर मेटल क्या नीचे नहीं गिरेगा, अरे फिलर मेटल नीचे गिरेगा, उसके बाद जब तक कि कैपिलरिटी इफेक्ट से इसके अंदर नहीं जाएगा तब तक जुड़ेगा कहां से, समझ में आ रहा है। उसमें कैपिलरिटी इफेक्ट की कहीं जरूरत पड़ी हमें नहीं, क्योंकि वो लिक्विड बन चुका था, HZ याद है ना, पूरा समझाया था भाई आपको, HZ वाला पूरा हिसाब की, ये भी लिक्विड बन गया था, बेस मेटल भी, है ना, बेस मेटल भी जब लिक्विड बन गया तो कंपोजिशन बन गई ना उनकी, तो वो तो ज्वाइन हो गए, सोलिडिफाई होंगे, ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। बट यहाँ क्या है, यहाँ तो सॉलिड, ये तो मेल्ट है ही नहीं ना, तो मेल्ट है ही नहीं, तो ये सोलिडिफाई तो पहले से ही पड़ा हुआ है बेस मेटल, तो कैपिलरिटी इफेक्ट की वजह से जो ये वाला जो लिक्विड है, जो फिलर मेटल है वो इसके अंदर बढ़ेगा, और ये क्या होगा, ज्वाइंट हो जाएगा, ज्वाइंट हो जाएगा, है ना। बात क्लियर है, नहीं समझ में आ रही है, आ गई, क्लियर है, ठीक है। तो ये वाली जो चीज है, इसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं, कैपिलरी इफेक्ट। तो यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है, कैपिलरिटी इफेक्ट, कि ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग में जो ज्वाइंट होते हैं वो कौन से इफेक्ट की वजह से बनते हैं, कैपिलरिटी। जबकि जो नॉर्मल वेल्डिंग होती है, नॉर्मल वेल्डिंग, उसमें ज्वाइंट किसकी वजह से बनते हैं, ग्रेविटी इफेक्ट, ठीक है। नॉर्मल ज्वाइंट मतलब आर्क वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग वाले। रेजिस्टेंस वेल्डिंग तो ऑब्वियस है कि वो क्या हो रहा है आपका, सॉलिड, मतलब उसमें फ्रिक्शन वेल्डिंग में सॉलिड स्टेट है ना, फ्रिक्शन वेल्डिंग में सॉलिड स्टेट है, ठीक है। उम्मीद है यहां तक ही क्लियर हुआ, ठीक है, गुड। देखो, मैं यहाँ पर आपको लिखवाने से पहले ना, मतलब समझाने से पहले ना, चीजें कुछ लिखवाना चाहूंगा जिससे कि ना बहुत ही सिंपल सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग आपके नोट्स में हो। ये चीजें तो है ही, ठीक है, साथ ही मैं जो चीजें लिखवा रहा हूँ ना वो एक एक पॉइंट करके लिखना प्लीज। सबसे पहले लिखना सोल्डरिंग, सोल्डरिंग, सबसे पहले सोल्डरिंग, इसमें लिखेगा मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ फिलर मटेरियल, मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ फिलर मटेरियल, थोड़ा सा प्लीज
इज लेस देन, मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ फिलर मटेरियल इज लेस देन, सोल्डरिंग में लिख रहे हैं ना आप, ठीक है, इज लेस देन 427 डिग्री सेंटीग्रेड, इज लेस देन 427 डिग्री सेंटीग्रेड। 420 लिख दो, 427, एक जगह तो 427 लिख लो, ठीक है, जिससे कम से कम याद रहे आगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखेगा इसी की लाइन, इसी में आगे एक नेक्स्ट लाइन, मतलब सोल्डरिंग के अंदर, फिलर मटेरियल इज एन अलॉय ऑफ, जो फिलर मटेरियल आप यूज कर रहे हो इसमें वो है, इट इज एन अलॉय ऑफ, फिलर मटेरियल इज एन अलॉय ऑफ लेड एंड टिन। ये चीजें याद रखनी है भाई, देखो, फिलर मटेरियल इज एन अलॉय ऑफ लेड एंड टिन। लेड क्या होता है, Pb, टिन क्या होता है, Sn, ठीक है, लेड एंड टिन नोन एज सोल्डर। अभी प्रैक्टिकली भी दिखा दूंगा इस चीज को ना, आपको याद भी आ जाएगा, शायद आपने कभी तो देखा होगा, बता दूंगा कहां पर होता है। फिलर मटेरियल इज एन अलॉय ऑफ लेड एंड टिन नोन एज सोल्डर। तो अगर क्वेश्चन ऐसा है सोल्डर में क्या होता है, तो लेड एंड टिन, ठीक है। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, फ्लक्स मटेरियल, फ्लक्स मटेरियल, फिलर नहीं, फ्लक्स, और फ्लक्स आपको याद होता है, फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड के ऊपर लगाते हैं। यहाँ कोई इलेक्ट्रोड है क्या, है ना, समझ रहे हो ना, यहाँ कोई इलेक्ट्रोड है क्या, तो ये फ्लक्स कहाँ है, अभी समझाऊंगा फ्लक्स कहाँ है, आपने देखा है उसे। फ्लक्स मटेरियल इज यूज्ड एज, बट ये तो याद है कि फ्लक्स हाँ कुछ अलग से होता था, है ना, हाँ वो चीज जो आपने डिब्बी में होता है ना, डिब्बी में उसके वायर को ऐसे लेके आते हैं उसके अंदर को निकाल के, और उसके बाद फिर वो उस पे काइयां पे लगाते हैं, जो आयरन होता है, ठीक है, उस पे लगाते हैं, ठीक है। चलो अभी बताता हूँ, याद कराता हूँ आपको। फ्लक्स मटेरियल इज यूज्ड एज जिंक क्लोराइड, flux material is used as zinc chloride ZnCl2, zinc chloride ZnCl2, flux material is used as zinc chloride ZnCl2 and ammonia chloride and ammonium chloride NH4Cl and ammonium chloride NH4Cl and ammonium chloride NH4Cl. Flux material used as zinc chloride and ammonium chloride NH4Cl। मतलब ये जिंक क्लोराइड ZnCl2 अकेला यूज हो सकता है, NH4Cl अकेला यूज हो सकता है, और भी फ्लक्स हैं बट वो मैं आपको आगे आगे लिख पाऊंगा आराम से, ठीक है, कुछ और भी फ्लक्स हैं। फिलर मटेरियल इज, नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, फिलर मटेरियल इज एंटर इनटू द वर्कपीस, फिलर मटेरियल इज एंटर इनटू द वर्कपीस, फिलर मटेरियल इज एंटर इनटू द वर्कपीस, enter into the workpiece by means of capillarity action, by means of capillary action, ये capillary action, by means of capillary action। एप्लीकेशन में लिखिएगा, एप्लीकेशन में इसके अंदर उम्मीद है यहां से याद आ जाए, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन। हाँ, फोन के, या आपने कभी रिमोट में जैसे कुछ टूट जाता है तो उसको जब लगाते हो आप, तो फोन की, हाँ ये वाली सारी चीजें, फोन के जैक, जो मोबाइल बेसिकली फोन से ना माइंड हो जाता है पुराने वाले फोन पे, ठीक है, वो मोबाइल के जैक वगैरह जो लगाते हो आप, ठीक है, मतलब जहां पर भी आपने, चाहे कभी आपने, हाँ वो पूरा है ना, वो पूरा सा सोल्डरिंग कर रखा होता है। आपने कभी टीवी को सही किया होगा, है ना, टीवी को, या फिर जैसे खिलौने में कुछ वायर, इलेक्ट्रॉनिक वायर टूट जाते हैं, हाँ तब लगाते हैं, सही है। तो ये जितनी भी चीजें हैं ना जो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है, उसमें होता क्या है, आपके पास क्या क्या होता है, किसी ने नहीं देखा है तो थोड़ा सा भी लाइफ में देखोगे जरूर। ये जो चीज है ये क्या होती थी यहाँ पर, लाइक आयरन, क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में, हम तो काइयां बोलते हैं भाई, ठीक है, नहीं पढ़ा, नहीं सुना, कभी नहीं देखा, इलेक्ट्रिक आयरन टाइप की, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, आगे की साइड को चाहे तो गैस पर, ये चाहे तो इलेक्ट्रिक वाली हो सकती है, नहीं तो फिर गैस पर रख दो, गैस के बर्नर पर, गैस के बर्नर पर रखोगे, कब तक गर्म करोगे इसे, जब तक इसमें से जो गैस के बर्नर वाली जो फ्लेम्स है ना वो आपको हरी ना दिखाई देने लग जाए, ग्रीन कलर की। जैसे वो ग्रीन कलर की दिखाई देने लग जाती है, समझ लो कि ये पूरी तरह से गर्म हो चुका है, ठीक है। उसके बाद इसे लेके आए, मतलब हाथ में इसे उठाया, हाथ में उठाने के बाद इसे कहाँ रखते हैं, आपके पास एक छोटा सा ना ऐसे स्पाइरल बेसिस पर ऐसे 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 करके एक तार होता है, याद होगा वो तार, ये तार क्या है, यही तो है फिलर मटेरियल, समझ रहे हो। घर में तो आप इसे क्या बोल दो कि भाई तार दे दो जिसको हमें गलाना है ना, जबकि रियल में क्या है, उस सोल्डरिंग का फिलर मटेरियल किसका बना हुआ है। अब आपको वहां से जानने की जरूरत नहीं है, आपको तो देखते ही समझ में आ जाने वाला होगा, ठीक है, ये क्या किसका है,
किसका है? पीवी एंड एसएन, लेड एंड टिन का बना हुआ है। कभी तो देखा होगा यार लाइफ में, है ना? चलो, है ना? उसके बाद इसके ऊपर जो लगाया जाता है, आपके पास एक ग्रीस टाइप का होता है, आपने देखा होगा, उसे ग्रीस बोल देते थे बचपन में। ठीक है, कि ग्रीस में उस आयरन जो ये वाला ये तार है, इसको डिप करो थोड़ा सा, और उसके बाद क्या करो, यहाँ पर लगाओ, या फिर इस पर सीधा ही उस जो ग्रीस है उसको लगा दो और उसके बाद इसे लगा दो। ऐसे तो हुआ करता था, है ना? जिसे चिपक जाए वो फिलर मटेरियल, मतलब ये वाली जो चीज है उस पर चिपक जाए। किस पर चिपक जाए? इसकी टिप पर। डायरेक्टली अगर इसे लगाओगे ना, चिपकेगा नहीं, याद होगा थोड़ा सा, है ना? ऐसा होता था, है ना? वो तुरंत ही वो बन जाता था, एक सिल्वर टाइप का, सिल्वर कलर में ऐसा बन जाता था, है ना? सिल्वर कलर में बन जाता था वो। ठीक है, तो ये जो चीज है ना, इस पर चिपकने के लिए आप क्या यूज कर रहे हैं? बेसिकली फ्लक्स, अलग से जो फ्लक्स रखा हुआ है। बट फ्लक्स का मतलब सिर्फ चिपकाने का मतलब नहीं है ना? क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला, यहाँ पर भले से फ्लक्स का काम क्या हो रहा है, एक तरह से चिपकाने का उसको। क्या यहाँ पर ये इसको चिपकाने के बाद में बेस मेटल के लिए जो हमने ये फिलर मेटल डालेंगे हम यहाँ पर, मतलब इसको जैसे जैसे हम इस पे गला के नीचे गिराते रहेंगे, तो क्या यही उसको ऐड कर रहा है बेस मेटल्स को? ये जो बेस मेटल्स हैं, इन बेस मेटल में ये जो चीज आपके पास जा रही है, ये वाला आयरन रोड, नहीं याद आ रहा? एक हाथ में काइया ले रखा है, ठीक है, एक हाथ में ये वायर ले रखा है, ऐसे ये वायर ऐसे घूमता घूमता ये ले रखा है। आपने इसे गर्म किया, तुरंत ये यहाँ पर पिघला, पिघलने के बाद कहाँ गिरा? यहाँ पर। बट क्या यही सिर्फ गिरना इसका इस चीज को चिपकाने का काम कर रहा है? नहीं। किससे चिपक रहा है? जब ये गिर रहा है ना, जब ये गिर रहा है इसके साथ, क्योंकि ये तो लिक्विड स्टेट है, ये गिर रहा है, तो किसकी हेल्प से जा रहा है? कैपिलरिटी इफेक्ट की हेल्प से ये इस चीज को जोड़, कैपिलरिटी इफेक्ट। क्योंकि ये चीज तो सॉलिड है ना, इसे चिपकाएगा कब? जब ये लिक्विड हो। ये तो लिक्विड है ही नहीं, इसका तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है बेस मेटल का। बात क्लियर हो रही है? बेस मेटल तो बहुत ज्यादा है ना, इसको अगर यहाँ पर गिरा दिया तो ये आप ऐसे सोच रहे होंगे वेल्डिंग की तरह काम कर रहा है, आर्क वेल्डिंग की तरह। बट यहाँ पर ये चीज तो नहीं पिघली ना, इसका तो मेल्टिंग पॉइंट पहुंचा ही नहीं है। वहां पर जब आपने टॉर्च लगाई थी तो टॉर्च का मेल्टिंग टेम्परेचर कितना था? 3200। यहाँ का तो है ही नहीं ना, समझ रहे हो? यहाँ का 3200 नहीं है, और यहाँ का वो भी नहीं है। कितना नहीं है यहाँ का? 5000 के आसपास, क्योंकि आर्क वेल्डिंग में नहीं है। बात क्लियर है? ठीक है, आशीष जी समझ में आ भी रहा है? ठीक है, दोनों बहुत डाउटफुल लग रहे हो आशीष जी और एक विश्वजीत जी, क्या हो रहा है? कुछ मतलब इधर उधर जा रखा है क्या माइंड? ठीक है, अगर ऐसे ऐसे लेके जाओगे तो भी कैसे काम चलेगा? ठीक है, चलो। पीवी एंड एसएन की जो हमारे बात हुई, ये वाली इस तरह की कहानी थी, जो कि आपने सोल्डरिंग में कभी तो बचपन में देखी होगी, कभी आपने लाइफ में एक दो बार तो जरूर देखा होगा। ठीक है, चाहे अपने एल्डर्स को करते हुए देखा हो, चाहे खुद से किया हो। ठीक है, ये चीज जरूर देखी होगी। ठीक है, हाँ ठीक। तो ये जो है फिलर मटेरियल पीवीएसएन, फ्लक्स किसका है? फ्लक्स है हमारा ZnCl2 हो सकता है, या NH4Cl हो सकता है। ठीक है, या ठीक है। तो ये चीज है, ये मतलब एक ग्रीस टाइप का जो आपके माइंड में चलता है ना, ग्रीस, तो वो है ये एक तरह का, है ना, जो माइंड में चलता है वो। ठीक, तो ये था हमारा सोल्डरिंग वाला तरीका। ठीक है, किससे इफेक्ट से जा रहे हैं? कैपिलरिटी से। ठीक है, अब लिखेगा ब्रेजिंग। सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, बस डिफरेंस क्या है कि जो उसमें टेम्परेचर है, उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है, जो हम फिलर मटेरियल यूज करेंगे वहां पर, वो थोड़ा अलग होगा। ठीक है, एप्लीकेशन आपने देख ली, एप्लीकेशन ऐसी। ठीक है, अब ब्रेजिंग लिखेगा। फिलर मटेरियल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ब्रेजिंग यूज मत कर लेना, ब्रेजिंग कहाँ यूज होती है अभी समझाऊंगा। ठीक है, फिलर मटेरियल ब्रेजिंग के अंदर लिखेगा, फिलर मटेरियल हैविंग मेल्टिंग टेम्परेचर, फिलर मटेरियल हैविंग मेल्टिंग टेम्परेचर ग्रेटर देन, फिलर मटेरियल की बात हो रही है, बेस मटेरियल की नहीं, बार बार बोल रहा हूं। फिलर मटेरियल हैविंग मेल्टिंग टेम्परेचर ग्रेटर देन 427 डिग्री सेंटीग्रेड, greater than 427 डिग्री सेंटीग्रेड, greater than 427 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड लेस देन, पता लगा आप कह दो कि ग्रेटर देन है तो वो 2700 भी हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऐसे नहीं है। एंड लेस देन, उसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है, लेस देन द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द बेस मेटल। बहुत बढ़िया, मतलब चीजें समझ रहे हो। एंड द मेल्टिंग टेम्परेचर इज लेस देन the melting temperature of the base metal and less than the melting temperature of the base metal। मतलब 427 से ऊपर तो होगा फिलर मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है, बट अभी भी बेस मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से क्या होगा? कम। भाई बेस मेटल अलग चीज है ना, समझ रहे हो ना? ठीक है, अब लिखेगा नेक्स्ट लाइन में इसी के अंदर, फिलर मटेरियल इज एन अलॉय ऑफ। अब ये क्वेश्चन रहता है, फिलर मटेरियल इज एन
alloy of, जनरली ब्रेजिंग इक्विपमेंट आप घर में नहीं रखते हो, ये किसके पास होते हैं अभी समझ में आ जाएगा। फिलर मटेरियल इज एन alloy of कॉपर एंड जिंक, ऐसे लिखना, कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड जिंक। दूसरा क्या हो सकता है, ये सब एक साथ नहीं है, मतलब ये अलग अलग कॉम्बिनेशन है। कॉपर एंड जिंक का फिलर मटेरियल यूज हो सकता है, कॉपर एंड एल, कॉपर एंड एल्यूमिनियम का फिलर मटेरियल यूज हो सकता है, कॉपर एंड सिल्वर, सिल्वर मतलब एजी, कॉपर एंड सिल्वर का फिलर मटेरियल यूज हो सकता है। बात एकदम क्लियर। इनमें से कोई सा भी कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हो एज ए फिलर मटेरियल फॉर द ब्रेजिंग टेक्निक, ब्रेजिंग, ब्रेजिंग वेल्डिंग, ब्रेजिंग टेक्निक, ठीक है। इस फिलर मटेरियल को इट इज नोन एज, ये जो चीजें है ना, इट इज नोन एज, जैसे वहां पर उसे हम क्या बोलते थे, इसको क्या बोल देते थे, इस वाली चीज को जो फिलर मटेरियल था इसे बोल देते सोल्डर। ये क्या था, सोल्डर। पीवी प्लस एसएन को हमने बोल दिया सोल्डर। यहाँ क्या बोलेंगे, ब्रेजर, क्या बोलेंगे यहाँ पर, इसे बोलते हैं स्पेल्टर, 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 ये नाम याद रखना। जो यहाँ पर ये एक तरह का ये वाला चीज ऐसी, जैसे यहाँ पर फिलर मटेरियल यूज किया था ना, यहाँ पर जो फिलर मटेरियल है, जो यहाँ का जो वायर फॉर्मेशन में ये वाली चीज फिलर मटेरियल लेके चल रहे हो आप, ठीक है, वो चीज हमारी क्या है, कॉपर जिंक हो सकती है, कॉपर एल्यूमिनियम हो सकता है, कॉपर सिल्वर हो सकता है। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है स्पेल्टर, ठीक है, स्पेल्टर। नेक्स्ट लिखेगा फ्लक्स मटेरियल, ये तो फिलर मटेरियल थे, अब वही फिर से वही ग्रीस वाला माइंड में जो चल रहा है ना, वो इसमें ब्रेजिंग में भी यूज होगा, वो भी क्या है, फ्लक्स। फ्लक्स मटेरियल इज यूज्ड एज, ब्रेजिंग के अंदर जो फ्लक्स मटेरियल यूज होता है, फ्लक्स मटेरियल इज यूज्ड एज बोरेक्स, बोरेक्स, BORAX, बोरेक्स। फ्लक्स मटेरियल इज यूज्ड एज बोरेक्स। ये किसके बारे में लिख रहे हैं, ब्रेजिंग के बारे में, ये डायरेक्टली क्वेश्चन बन रहे हैं सीधे, बोरेक्स, ठीक है। नेक्स्ट लिखेगा फिलर मटेरियल इज एंटर्ड, फिलर मटेरियल इज एंटर्ड, फिलर मटेरियल इज एंटर्ड in the base metal, filler material is entered in the base metal by capillary action। पता लगा। फिर आप ये सोचोगे सिर्फ सोल्डरिंग में ही होता है कैपिलरी, दोनों चीजों में कैपिलरी एक्शन होता है, बाय कैपिलरी एक्शन, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने लिखवाया है। अब ये लिखवाने के बाद एप्लीकेशन और लिख लो बस इसकी। अब मैं वो बता रहा हूँ कि कहाँ ब्रेजिंग होता है। ब्रेजिंग होता है लाइक लीक प्रूफ जॉइंट बनाने हैं। लीक प्रूफ जॉइंट आप कहाँ बनाना चाहोगे, जहां पर आपके पाइप कनेक्शन है, पाइप कनेक्शन है ना, पाइप कनेक्शन। जो मान लीजिए एक स्टील का पाइप कनेक्शन है, स्टील को दूसरे स्टील के साथ में पाइप कनेक्शन करना है। अरे आप घर पे जाते हो, लाइक आप नल टूट जाए, मान लीजिए आपके यहाँ होगा या नहीं होगा, घर में मान लीजिए आगे वाला पार्ट का नल का पार्ट टूट जाए, नल जानते हो ना, ठीक है ना, तो उस चीज को, हाँ, नल का जो होता है, ठीक है, उसको आप कहाँ लेके जाते हो, घर पर क्या सोल्डरिंग कर लोगे उसकी, घर पर सोल्डरिंग कर लोगे, नहीं ना, है ना, घर पर सोल्डरिंग कर लोगे, सोल्डरिंग नहीं, सोल्डरिंग तो आपके घर में पड़ी हुई है, सोल्डरिंग मतलब कहीं भी पड़ा हुआ है, लगा दो उस नल के साइडों में, समझ रहे हो ना, नल होता है भाई, आपको याद होगा यार, ठीक है, ठीक है, हैंड पंप टाइप का जो होता है, ठीक है, चाहे उससे देख लो, चाहे आपने घर के, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो आप करवाने जाते हो घर, मतलब बाहर जब करवाने जाते हो ब्रेजिंग में, उसकी बात कर रहा हूँ, हो सकता है ना, क्या चीज, प्रेशर। और दूसरी बात ये जो है, ये जो मटेरियल है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में क्या होता है, स्ट्रेंथ उसमें ज्यादा नहीं चाहिए। जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है ना, उसमें क्या हो रहा है, स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं चाहिए। मतलब आपके क्या वायर्स पर हमेशा तनाव लगा पड़ा है, नहीं, वो तो एकदम नॉर्मल चीज है ना। जबकि पानी क्या है, इसके अंदर फ्लो कर रहा है, पाइप के अंदर पानी फ्लो कर रहा है, प्रेशर है वहां पर। अगर यहाँ पर स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं होगी, मान लीजिए ये वाला पाइप यहाँ से टूट गया, इमेजिनेशन में पाइप यहाँ से टूट जाता है, ये किसका है, मेटल का पार्ट है, ठीक है, ये पाइप यहाँ से ब्रेक हो जाए, तो पानी बाहर निकलेगा, आपको क्या करना है, यहाँ पर सोल्डरिंग करोगे, नहीं, सोल्डरिंग की स्ट्रेंथ ही इतनी अच्छी नहीं है। बात क्लियर है। आप इसे कैसे जोड़ोगे एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे के साथ में कैसे जोड़ोगे, ब्रेजिंग करा के, ब्रेजिंग, समझ रहे हो, ब्रेजिंग अगर करवाओगे तो ये बेटर है। हाँ, अगर आपको स्ट्रेंथ और भी ज्यादा चाहिए, और भी ज्यादा, तो क्या करोगे, वेल्डिंग। नहीं, यही चीज मैं कह रहा हूँ, ब्रेजिंग एंड वेल्डिंग। देखो ब्रेजिंग कहाँ होती है, मैं इसीलिए समझा रहा हूँ यार, आपने कभी ये वाली चीज देखी है या नहीं, हैंड पंप, हाँ बस यही वाला, ठीक है, हैंड पंप। अब बताओ विश्वजीत जी, इसमें प्रेशर
कहाँ ज्यादा है, इसमें प्रेशर कहाँ ज्यादा है, इसमें प्रेशर कहाँ ज्यादा है, प्रेशर है इसमें सबसे नीचे, यहाँ सबसे ज्यादा पानी के अंदर नीचे। ये जो है पाइप जो घर से जा रहे हैं, मतलब जो हमारे पाइप लाइन वाले सीवर वाले पाइप हैं, है ना, वो प्लास्टिक प्लास्टिक के मत मानना, जो हमारे पास सीवर वाले पाइप हैं उनमें प्रेशर बताओ कहाँ है सबसे ज्यादा, हर जगह, हर जगह, क्योंकि वो तो वहां से स्टार्ट कर रहे हैं वहां तक जा रहे हैं, हर जगह प्रेशर ज्यादा है। इसमें कहाँ है प्रेशर ज्यादा, सबसे नीचे। टूटा कहाँ से ये नल, यहां से टूट गया, यहां से, यहां सिर्फ और सिर्फ पानी कब आएगा, जब आप हैंड पंप को चलाओगे। क्या इसके लिए वेल्डिंग की जरूरत है, इसके लिए ब्रेजिंग की जरूरत है। इसलिए कह रहा हूं अगर घर में कभी ये वाला काम करवाए होंगे आपने, तो यहाँ पर उनको बुलाया होगा जो प्लम्बर ब्रेजिंग वाला इंस्ट्रूमेंट लेके चलते हैं, ना कि वेल्डिंग वाला। वो थोड़ा थोड़ा आपको एक मतलब येलोइश टाइप का दिखता है ना, येलोइश टाइप का दिखता है वो देखने में, ठीक है। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज वाला जो हिसाब होता है ना, वही चीज, ठीक है। कभी नहीं देखा ये, जनरली नहीं होता, मतलब जैसे कि आप गांव के हैं, जैसे कि आप कभी ये चीजें देखते हो तो तब देखते हो, ठीक है। हाँ क्या, बस बिल्कुल वही वही, ठीक है, हाँ वही चीज, बट वो फिलर मेटल के साथ में आपने इसे नहीं गलाया। वेल्डिंग करने में क्या है, इसे गलाना पड़ेगा, है ना। आपने क्या किया, फिलर मेटल को बस लगाया और उसके हिसाब से उसे वेल्ड कर दिया उसी जगह पे। हाँ हाँ, ये बहुत सारी चीजें, मैं तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ जहां पर स्ट्रेंथ की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, जहां पर स्ट्रेंथ की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। लाइक आप ये सोच सकते हो, आप बोल रहे हो ना कि जैसे कि स्कूटर वगैरह, मतलब कहीं पर भी जो टूट, मतलब जहां पर प्रेशर की ज्यादा रिक्वायरमेंट हमें ना हो, प्रेशर मतलब जहां स्ट्रेंथ की ज्यादा रिक्वायरमेंट ना हो। एक लाइन और ये और याद कर लो। एक, अब देखो ब्रेजिंग में एक चीज और होती है, ब्रेजिंग में एक चीज और होती है, मैं एक चीज और क्लियर कर दूं आपको, जिसके माइंड में भी ये थोड़े से भी डाउट चल रहे हैं ना, वो एक चीज ये भी याद रख लो। एक होती है वेल्डिंग, वेल्डिंग कौन सी जो अभी तक पढ़ी, आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग, ये सब कुछ हमने अभी जनरली कौन सा वाला पढ़ा, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग को साइड कर लो, हमारा कौन सा है मेन पार्ट, आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग है ना, आर्क वेल्डिंग या गैस वेल्डिंग, ठीक है। इनके टेम्परेचर्स क्या थे, टेम्परेचर ऑफ वेल्डिंग काफी हाई, हर चीज क्या हो गई, मेल्ट। इससे इसकी स्ट्रेंथ क्या है, मैं साथ ही स्ट्रेंथ और लिख रहा हूँ, ऐसे ऐसे याद रखने ना, है ना। आपको मैं बहुत ज्यादा डिटेल में ना जाके, बस जेई में अगर गलती से क्वेश्चन आ जाए या जिसमें आप फंस चुके हो, मुझे दिख रहा है साथ, जिसमें फंस चुके हो उससे निकाल रहा हूं मैं, एक सिर्फ ये टेबल दिखा के, यहाँ पर स्ट्रेंथ क्या है इसकी, हाई या नहीं, यस और नो। वेल्डिंग की स्ट्रेंथ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, वेल्डिंग और ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग में क्या डिफरेंस है, स्ट्रेंथ वाइज एंड टेम्परेचर वाइज। इससे कम टेम्परेचर किस में होगा, इससे कम स्ट्रेंथ किस में होगा। मैं एक वर्ड और यूज कर रहा हूं, इससे कंफ्यूज मत हो जाना। अब कुछ स्टूडेंट अपनी लाइफ में ये देखेंगे, कुछ स्टूडेंट, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, पाइप के ऊपर, नल के ऊपर क्या हो रही है, ब्रेजिंग हो रही है, ब्रेज वेल्डिंग नहीं। एक होती है ब्रेज वेल्डिंग, जहां प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा है वहां आप ब्रेज वेल्डिंग कर सकते हो। अब देखो कंफ्यूज मत हो जाना, एक है ब्रेज वेल्डिंग, एक है ब्रेजिंग। ब्रेज वेल्डिंग में क्या है, ब्रेज वेल्डिंग में आपका ब्रॉन्ज यूज हो रहा है एज ए फिलर मेटल, ब्रेज वेल्डिंग में ब्रॉन्ज यूज हो रहा है एज ए फिलर मेटल। नहीं समझे मैंने क्या बोला, ब्रेज वेल्डिंग में ब्रॉन्ज क्या हो रहा है, एज ए ब्रॉन्ज हो रहा है एज ए फिलर मेटल, फिलर मेटल। कॉपर प्लस ब्रॉन्ज क्या है, कॉपर प्लस एसन टिन। इसका टेम्परेचर क्या हो गया, दिस इज द अलॉय, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया। इसको क्या करोगे, इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया तो क्या होगा, अगर इसका बेस मेटल का, अगर आपको ब्रेज वेल्डिंग करना है, समझ रहे हो मेरी बात, ब्रेज वेल्डिंग के लिए फिलर मेटल है ब्रोंज, बेस मेटल क्या है, जिनका मेल्टिंग पॉइंट, समझ रहे हो मेरी बात, जिनका मेल्टिंग पॉइंट इस ब्रोंज के मेल्टिंग पॉइंट के ऑलमोस्ट बराबर है, जिससे कि ये भी किसमें पहुंच जाए, लिक्विड स्टेट में। यस और नो, समझे मेरी बात तो नहीं, यहां पे वर्ड यूज कर रहा हूं ब्रेज वेल्डिंग, ब्रेजिंग नहीं, ब्रेज वेल्डिंग, है ना। वो ज्यादा कंफ्यूज कर दिया मैंने, आपकी कंफ्यूजन को देख के मैं पूरी चीजें बता रहा हूँ यहाँ पर, है ना। पहले तो मैं सीधा चल रहा था ब्रेजिंग और सोल्डरिंग को लेके, अब मैं आपको वो भी समझा रहा हूँ कि हाँ वेल्डिंग और ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग में क्या चीजें हैं। और बीच में एक चीज ये भी आती है, ब्रेज वेल्डिंग। तो ब्रेज वेल्डिंग क्या है, कॉपर एंड एसन का अगर हम फिलर मेटल यूज करेंगे, और बेस जो मटेरियल है मेरे, उन बेस मटेरियल का अगर मेल्टिंग पॉइंट
इस ब्रोंज के मेल्टिंग पॉइंट के ऑलमोस्ट बराबर है, तो ये कैपिलरी एक्शन से नहीं जाएगा। ये क्या बन गया? ये वेल्डिंग बन गया, ये वेल्डिंग बन गया। इसी वेल्डिंग को हम कौन सी वेल्डिंग बोलते हैं? ब्रेज वेल्डिंग। जिस वेल्डिंग में आपका फिलर मेटल एज ए ब्रोंज यूज होगा वो हमारी ब्रेज वेल्डिंग कहलाती है। एकदम क्लियर? कोई दिक्कत? समझ में आया मैंने क्या बोला? आर्क वेल्डिंग में आप हमेशा फिलर मेटल कौन सा रखते हो? बेस मेटल। मैंने कहा कि आप अगर फिलर मेटल यहाँ पर ब्रोंज रखोगे, बेस मेटल कोई भी हो, बस उसका मेल्टिंग पॉइंट इसके सिमिलर हो, मेल्टिंग पॉइंट इसके सिमिलर हो, तो क्या हो जाएगा? लिक्विड स्टेट पहुंच जाएगी तीनों की, और वो सीधा क्या हो जाएगा? तीनों जगह की मतलब लिक्विड स्टेट पहुंच जाएगी और ये वेल्डिंग कर देगा। दिस इज कॉल्ड एज द ब्रेज वेल्डिंग। तो इसकी टेम्परेचर क्या है? इस TW से थोड़ा कम, इसे मैंने TBW लिख दिया ऐसे। स्ट्रेंथ क्या है इसकी? थोड़ी और कम इस वेल्डिंग से, है ना। आर्क वेल्डिंग में क्या है? आर्क वेल्डिंग में बेस मेटल है, बेस मेटल को ही यूज करो ना, स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। समझ रहे हो? बेस मेटल है, बेस मेटल के ही फिलर मेटल को यूज करो, स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। समझाया था ना। सेम मेटल का होगा तो बॉन्डिंग अच्छी। ब्रोंज के साथ में ये अलग बेस मेटल यूज कर रहे हो तो क्या है? पकड़ अच्छी नहीं बनेगी, है ना। तो स्ट्रेंथ क्या है? थोड़ी तो कम है ना इस वाली चीज से, वेल्डिंग से। बात क्लियर है? आगे चलो। इससे जो छोटा होता है वो क्या हो गया हमारा? ब्रेजिंग। मैं अभी क्या पढ़ा रहा हूं आपको? मैंने क्या लिखवाया? ब्रेजिंग। ब्रेज वेल्डिंग नहीं लिखवाया। क्या लिखवाया? ब्रेजिंग। ब्रेजिंग जो मैं समझा रहा था अभी नल के हिसाब से, वो वाला पार्ट की, जहां प्रेशर कम है, जहां स्ट्रेंथ की जरूरत इतनी ज्यादा नहीं है, वहां पर हम क्या यूज कर सकते हैं? ब्रेजिंग। तो ब्रेजिंग में हमारे पास फिलर मेटल कौन कौन से हैं? लाइक कॉपर एंड एल्यूमिनियम, लाइक कॉपर एंड जिंक, लाइक कॉपर एंड सिल्वर एजी। ये हमारे क्या है? ये हमारे यहाँ के फिलर मेटल। बेस मेटल अब कुछ भी हो सकता है मेल्टिंग पॉइंट उसका, और जितना ज्यादा हो उतना अच्छा, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट अब इसमें जो बेस मेटल है ना उसका क्या होना चाहिए? जो बेस मेटल है यहाँ का, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इस वाले मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा होना चाहिए, जिससे कि वो ना सॉलिड, वो लिक्विफाइड ना हो। नहीं समझ में आया? क्लियर है ना विजय जी? कुछ तो डाउट आया? मैंने बोला ब्रेजिंग। ब्रेजिंग में आपने क्या किया? बेस मेटल ये रहा, बेस मेटल ये रहा। मैंने कहा इसे ब्रेजिंग करना है, ब्रेज वेल्डिंग नहीं। वेल्डिंग जैसी वर्ड आ गया तुरंत माइंड में क्या है? तीनों चीजें लिक्विड होनी चाहिए। कौन कौन सी चीजें? एक तो ये बेस प्लेट, दूसरी ये बेस प्लेट, और तीसरा जो फिलर मेटल डाला है वो तीनों लिक्विड होने चाहिए। ये है वेल्डिंग। मैंने कहा ये वेल्डिंग नहीं है, ये ब्रेजिंग है। ये ब्रेज वेल्डिंग भी नहीं है, ये वेल्डिंग, ये ब्रेजिंग है। ब्रेजिंग में क्या होगा? ब्रेजिंग में सिर्फ और सिर्फ फिलर मेटल लिक्विड होगा, ये क्या होंगे? जो बेस मेटल है वो सॉलिड होंगे। तो ये मान लीजिए बेस मेटल जो है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट के हैं, जबकि मेरा जो ये वाला है ना, ये फिलर मेटल, इनके जो टेम्परेचर है वो क्या है? कम है। और वो कितने हैं? वो कितने हैं? ग्रेटर देन 427। ये भी याद रखना। बट ये ऐसा नहीं है 1500 पहुंच गया, है ना। 1500 नहीं है, बेस मेटल से कम है इसका टेम्परेचर। ये भी याद रखना है, लिखवा रखा है। बात एकदम क्लियर? ठीक है। तो ये दोनों सॉलिड स्टेट में है बेस मेटल, जबकि लिक्विड स्टेट में वो आ रहा है। कैपिलरी एक्शन से क्या हो गया? इसने इसे ज्वाइन कर लिया। दिस इज कॉल्ड द ब्रेजिंग। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो क्या है? अब इससे कम। टी ऑफ द ब्रेजिंग और कम है, तो सिग्मा ऑफ द ब्रेजिंग क्या होगी? और कम। इसकी स्ट्रेंथ क्या है? कम है, क्योंकि इसमें एक लिक्विड है, दो सॉलिड है। कैपिलरी एक्शन से ये जुड़ रहा है। क्लियर है? लिक्विड स्टेट में नहीं जुड़ रहा। क्लियर है ना? चले आगे। लास्ट वन इज दी सोल्डरिंग। लास्ट इज द सोल्डरिंग। सोल्डरिंग में क्या हो गया? सोल्डरिंग इज द वेल्डिंग। नो, फिर से वही वेल्डिंग हमारी क्या है? लिक्विड स्टेट हम मान के चलते हैं। ये वाली कौन सी वेल्डिंग है हमारी? सॉलिड प्लस लिक्विड दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो सोल्डरिंग में क्या होगा? सोल्डरिंग का जो हमारे पास फिलर मेटल है वो पीवी प्लस एसएन है। ठीक है, पीवी प्लस एसएन। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है? 427 से भी कम, है ना। 427 से भी कम, लेस देन 427, है ना। और उसके बाद ये तो लिक्विड है, बेस मेटल क्या है? बेस मेटल है सॉलिड। बेस मेटल सॉलिड, इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 427 से बहुत ज्यादा ऊपर, है ना। तो ये जो बहुत ज्यादा भी है, इससे थोड़े से ज्यादा, मतलब मेन चीज क्या है कि इससे इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है। उसके बाद क्या होगा? ये जो फिलर मेटल है वो लिक्विड फॉर्म में जाएगा, यहाँ पर कैपिलरी एक्शन से इन दोनों के बीच में जाएगा, जुड़ जाएगा। और ये जो स्ट्रेंथ है, ये जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? कम होगा। टी ऑफ सोल्डरिंग कम, तो स्ट्रेंथ भी क्या होगी यहाँ की? कम। सोल्डरिंग की स्ट्रेंथ भी क्या है? कम। फाइनली ये चीज समझ में आ रही है मैंने क्या क्या बोल दिया यहाँ पर, है ना। देखो ये चीजें लिखवाने की नहीं होती, ये चीजें समझने की होती। आपकी जो कंफ्यूजन है ना वो दूर करने की कोशिश की है बस, जो आपके माइंड में चल रही थी अभी कि सर ये जो पीतल वाला जो आपके माइंड में जो चलने लग गया था, एक्चुअली पीतल का सेंस जो है ना वो ब्रोंज से इससे रिलेट करता है। किससे? ब्रेज वेल्डिंग से, है ना। हो सकता है ना आपने ब्रेज वेल्डिंग देखी हो, ब्रेजिंग ना देखी हो, इसलिए मैंने फिर ये कंप्लीट किया आपको। ठीक है, क्लियर है ना? ठीक, चलो। तो
उसको प्लीज उतारे लो, है ना। और उतारोगे कैसे, उतारोगे कैसे, मैं थोड़ा सा वैसा बता देता हूँ ना, साफ वर्डिंग में दिखा के। साफ वर्डिंग में क्या हो गया, स्ट्रेंथ एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर किस किस का, वेल्डिंग, उसके बाद ब्रेज वेल्डिंग, उसके बाद ब्रेजिंग, उसके बाद सोल्डरिंग। अब मुझे बार बार ये फिगर नहीं बनाने, मुझे अब सीधा यहाँ पर ये लिखना है क्या, T of welding is greater than T of braze welding is greater than T of brazing is greater than T of soldering। समझ में आ रहा है, नहीं क्लियर है ना। ये समझाने का काम मैंने यहाँ कर दिया, ठीक है, हाँ ठीक है, समझाने का काम मैंने यहाँ कर दिया था, ठीक है। और यहाँ की स्ट्रेंथ क्या हो गई, वेल्डिंग की ज्यादा एज कंपेयर टू वेल्डिंग, ब्रेज वेल्डिंग, और ब्रेज वेल्डिंग से ज्यादा ब्रेजिंग की, ब्रेजिंग से ज्यादा मतलब इससे कम है सोल्डरिंग, ठीक है। ये आपके पास वो चार्ट होगी जो समझना था, ठीक है। बाकी सबको समझ में आ गई है, नवीन जी, नवीन जी क्लियर है आपको, नहीं अगर किसी को भी डाउट है तो बोलो। विश्वजीत जी क्लियर है, ठीक है, क्लियर, ठीक है। जल्दी से देखो यहाँ पर जो वेल्डिंग है, वेल्डिंग में क्या था, वेल्डिंग में लिक्विड स्टेट तीनों की होनी जरूरी है, बेस की भी और फिलर की भी, तीनों की लिक्विड स्टेट। जब वो लिक्विड स्टेट में जाएगा तो उसका टेम्परेचर क्या है, 3200 या 5000, है ना। तो लिक्विड स्टेट में जो स्ट्रेंथ आएगी वो ज्यादा आएगी या बेकार आएगी, तीनों लिक्विड हो गए ना, तीनों लिक्विड हो गए, फिर बाद में सॉलिडिफाई होंगे तो अच्छे से चिपक जाएंगे, स्ट्रेंथ ज्यादा है। उससे कम क्या है, एक है ब्रेज वेल्डिंग, क्योंकि अभी अब्दुल जी ने एक चीज पूछ ली थी कि सिल्वर कलर, वो सॉरी पीतल कलर हो जाता है, तो इसलिए मैंने वेल्डिंग को एकदम क्लियर कर दिया कि एक थी ब्रेज वेल्डिंग होती है और एक होती है ब्रेजिंग। तो ब्रेज वेल्डिंग में क्या होता है, ब्रेज वेल्डिंग में आपकी होती है वेल्डिंग, बट उसमें फिलर मेटल यूज किया जाता है, ब्रॉन्ज, कॉपर प्लस एसएन, कॉपर प्लस एसएन। उसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा होता है, 427 नहीं होता, उससे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा होता है। तो उस वेल्डिंग, उस मेल्टिंग पॉइंट के हिसाब से आपको यहाँ का बेस मेटल का भी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा उसके आसपास, जिससे क्या हो जाए, दोनों लिक्विफाइड हो जाए, है ना। तो इसकी भी स्ट्रेंथ क्या होगी अच्छी, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड वेल्डिंग है, यहाँ पे लिक्विड स्टेट वेल्डिंग है। बट यहाँ पर जो ब्रेज वेल्डिंग है उसमें ब्रेज के हिसाब से नाम आ गया कि आप यहाँ ब्रोंज का एज ए फिलर मेटल यूज करोगे वेल्डिंग में, इस वेल्डिंग में। जबकि ब्रेजिंग में क्या है, ब्रेजिंग में ब्रोंज नहीं है, ब्रेजिंग में क्या है, ये हैं आपके फिलर मेटल, कॉपर प्लस एल हो सकता है, कॉपर प्लस जेडन हो सकता है, कॉपर प्लस एजी हो सकता है ना। इनके फिलर मेटल के जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ब्रोंज से कम है, ठीक है। तो ये वाली चीज यहाँ पर यूज हो रही है। इसमें क्या है, एक सॉलिड है, बेस मेटल सॉलिड है, अभी भी इसमें सॉलिड नहीं रहा था, इसमें लिक्विड हो गया था, ठीक है। इसमें क्या है, अभी सॉलिड है, सॉलिड है, और जो लिक्विड डाला जा रहा है वो कौन सा है हमारा, वो है फिलर मेटल, किसका, कॉपर प्लस एल्यूमिनियम या फिर कॉपर जिंक या फिर कॉपर एजी, है ना। इसे बोलते हैं ब्रेजिंग, ठीक है। जबकि सोल्डरिंग में क्या है, सोल्डरिंग में भी बिल्कुल ब्रेजिंग की तरह है, बट यहाँ सोल्डर का जो कंपोजिशन है वो अलग है, वो है पीवी प्लस एसएन, है ना। टेम्परेचर कम 427 से, पीवी प्लस एसएन, ठीक है। दोनों बिल्कुल सेम है, इसकी स्ट्रेंथ कम होगी क्योंकि जिस मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट कम है उसकी स्ट्रेंथ भी ऑब्वियसली कम होगी, है कि नहीं, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई, ठीक, क्लियर। चलो आगे चलें। देखो भाई, लिखने वाला काम हो गया, हाँ इसका एप्लीकेशन लिखवा रहा था मैं। एप्लीकेशन में आपको समझा रहा था लीक प्रूफ जॉइंट यूज करने के लिए, जहां पर लीक प्रूफ के चांसेस ज्यादा हो, प्रेशर लग रहा हो, वहां पर सोल्डरिंग नहीं हो सकती, वहां पर क्या करोगे आप, ब्रेजिंग करोगे। अगर और ज्यादा अच्छी चाहिए तो ब्रेज वेल्डिंग करोगे, ठीक है। तो लिखिएगा ज्वाइनिंग ऑफ, ज्वाइनिंग एप्लीकेशन में लिखिएगा ज्वाइनिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, ज्वाइनिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट्स टू प्रोड्यूस, joining of the objects to produce a leak proof joint, joining of the objects to produce leak proof joint, joining of the objects to produce a leak proof joint, like pipes used in water supply, like pipes used in water supply, comma radiators bodies, comma radiators bodies etc, like pipes used in water supply, comma radiators bodies etc, radiator bodies etc। अब लिखिएगा ब्रेज वेल्डिंग, इसको भी लिखिए लो, ब्रेज वेल्डिंग। ब्रेज वेल्डिंग अलग चीज है कि नहीं, ब्रेज वेल्डिंग अलग चीज है, ब्रेजिंग अलग है, ब्रेज वेल्डिंग हाँ? अच्छा लिखी हुई है, चलो फिर तो रहने दो, रहने दो, इतना काफी है, क्योंकि मुझे दो चीजें ये समझानी थी, ये लिखवानी थी आपको अच्छे से, है ना। बाकी अपना ब्रेज वेल्डिंग उसमें लिखा हुआ है, वो एक्स्ट्रा चीजें उसमें है, ठीक है। चलो भाई, ये वाली कहानी हो गई है कंप्लीट हमारी, गैस डिफेक्ट की बातें करेंगे, ठीक है। अब इस चीज को हम उससे पढ़ लेते हैं जो मैंने फाइल आपको दी है, ठीक है।
मैं मेन चीज समझा दिया मैंने आपको, ठीक है, मेन चीज समझा दी है। अब जो फाइल आपको दिया है मैंने उसको थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग में जो यहाँ पर चीजें लिखी हुई हैं उसको पहले समझो। ब्रेजिंग, ब्रेजिंग के बारे में लिखा हुआ है, ब्रेजिंग इज द जॉइनिंग ऑफ द मेटल थ्रू द यूज ऑफ द हीट एंड ए फिलर मेटल whose melting temperature is above 450। देखो कहीं पर भी 450 हो सकता है, 420 हो सकता है, 427 हो सकता है, तो वो आपको अलग अलग जगह अलग अलग, एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हैं कुछ भी यहाँ पर, है ना। 427 इसीलिए मैंने एग्जैक्ट डाटा देने की कोशिश की है आपको, ठीक है, 427। बट वो कहीं पर भी कुछ भी इस तरह का मिल सकता है, 420 मिल सकता है। आपके जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनमें 420 है, ठीक है, जो क्वेश्चन आए हुए हैं। बट बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेटल या बेस मेटल जॉइंट, कंपैरिजन विद वेल्डिंग एंड द ब्रेजिंग प्रोसेस, ठीक है। तो कंपैरिजन में आप समझ सकते हो जो अभी मैंने समझाया, द कंपोजिशन ऑफ द ब्रेजिंग अलॉय इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द बेस मेटल, ऑब्वियस अलग है एकदम। द स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रेजिंग क्या है, थोड़ी कम है, ठीक है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द ब्रेजिंग अलॉय इज लोअर देन, ठीक है, द बेस मेटल, ठीक है। कैपिलरी एक्शन यूज होती है उसमें, उसमें ग्रेविटी होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है, जितना समझा दिया था वो क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। आगे चलें, बताते रहना भाई अगर कोई भी दिक्कत होगी, पहले मैंने समझा दिया है सब कुछ अब, ठीक है। नेक्स्ट चीज, ये चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपने समझाई थी मैंने, ठीक है। गया कोई नहीं, आपने सबने उतार लिया था ना वो, हाँ, वो वाली चीज जो लास्ट में मैंने बताया था कि TWT नहीं उतारा, उतर गया था ना, हाँ बस ठीक है। वो तो इतना अच्छे से बताया भी था। ये मेरे साथ डेली होता है, पता नहीं क्या हो रहा है इसमें, डेली गेट में भी होता है, डेली आपके यहाँ पे भी होता है। ये तो मेरी, और मुझे ये समझ नहीं आता लगता कहाँ है सेंसर, ऐसे कहाँ है सेंसर, किसी किसी इरेजर का बगल वाला, नहीं ये एक बार पूछता है भाई, अचानक से हो जाता है ये, मैं इसी को ढूंढता रहता हूँ, आज तक नहीं मिला मुझे, अचानक से हो जाता है। और ये होता है आसपास ही, इस साइड में जब मैं ऐसे टच कर रहा होता हूँ तभी गायब हो जाता है, या तो ये शर्ट से होता है कुछ, बट नहीं यार मैं तो इतनी दूर रहता हूँ यहाँ से। इस पे ये वाला, ये तो नहीं नहीं, ये तो वो है गूगल का कुछ, इससे कुछ नहीं है, इससे तो पिक्चर खिंच जाएगी। नहीं नहीं, ये पिक्चर खिंच जाते हैं, ये यहाँ पर अगर आएगा ना तो यहाँ पर नॉर्मल आ गया, ये कोई टेंशन वाली चीज नहीं होती, इससे तो आपका पिक्चर हो जाता है। ये वाला, ये इससे भी सेफ रहता है, ये ऐसे गया, ये वाली चीज यहाँ पर वही वाला खुलेगा, कुछ अलग ही हो जाता है भाई, ये कुछ अलग ही हो जाता है। ठीक है चलो, तो अभी हम ये चीजें छोड़ो अभी, एक सेकंड पहले इसको लेके तो आ जाऊँ मैं। अच्छा हो गया ना, वो खुल तो गया था, ये खुल तो गया है ना, हाँ। चलो 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 शुरू करो। यहाँ पर देखो ये वाली जो चीज है ये हमारी क्या हो गई, ये गैस एंड ऑक्सीजन जो हम यहाँ पर दे रहे हैं क्या होगी, ये तो वेल्डिंग है ना, वेल्डिंग प्रोसेस, ठीक है। जैसे कि ये वाली जो प्रोसेस है यहाँ पर, ये इसको हम ब्रेजिंग कर सकते हैं। और आपने शायद साइकिल में देखा भी होगा यार, साइकिल में जब आपने जॉइनिंग देखी होगी तो वो आपके ब्रेजिंग के देखते होंगे आप, जॉइनिंग, ठीक है। वेल्डिंग वाली जॉइनिंग नहीं, एक तो वेल्डिंग वाला प्रोसेस हो सकता है आराम से उस पे, ठीक है, एक तो वेल्डिंग वाला प्रोसेस हो सकता है, वो वही ना कि जो आपके मेटल्स हैं उनको जोड़ने वाला आप वेल्डिंग प्रोसेस कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। बट आप ब्रेजिंग करना चाहो तो वहां पर कर सकते हो ब्रेजिंग, बट हाँ ब्रेजिंग की स्ट्रेंथ वेल्डिंग से कम होगी। अगर आपको स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए तो आपको स्ट्रेंथ ज्यादा करने के लिए वेल्डिंग ही करना पड़ेगा, क्लियर है ना, ठीक है। तो उसमें बेटर क्या है, ब्रेज वेल्डिंग कर दो, ठीक है, बेटर क्या है, ब्रेज वेल्डिंग कर दो। ब्रेजिंग प्रोसेस हैव सेवरल डिस्टिंक्ट एडवांटेजेस लाइक ऑल मेटल्स कैन बी जॉइंड, suited for the dissimilar metals, quick and economical। अच्छा suited for the dissimilar metals, इसका मीनिंग क्या हुआ, अलग अलग मेटल्स, अलग अलग मेटल्स को ये आराम से ज्वाइन कर सकता है। आपने देखा होगा जो प्लेट होती है उस पर आप तार को लगाते हो, सोल्डरिंग में एक प्लेट होती है, प्लेट सेमीकंडक्टर की बनी हुई, उसके ऊपर क्या लगा रहे हो, एक वायर को लगा रहे हो, वायर तो अलग मटेरियल का है, कॉपर का है मान लीजिए, उस पर आप सोल्डरिंग कर रहे होते हो। आपने देखा होगा ऐसे तो जोड़ते हो एक वायर को उसके साथ में। तो अलग अलग मेटल को आराम से जोड़ सकता है, बस उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इतना नीचे ना हो जाए कि वो लिक्विफाई हो जाए, ठीक है, वो सॉलिड ही रहने चाहिए, ठीक है। क्विक एंड इकोनॉमिकल, लेस डिफेक्ट्स, ये सारी चीजें। बट ये इसकी डिसएडवांटेज है कि कोरोजन प्रोन है, ठीक है। सोने के, सिल्वर के, ओके ओके,
ब्रेजिंग से, हाँ ब्रेजिंग से ही होनी चाहिए, सोल्डरिंग से तो ऑब्वियस नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेंथ उसकी थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा रहेगी जो ब्रेजिंग वाले हैं। और हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो, जो इसमें ना अलग ही जो एक्स्ट्रा चीजें डाली जाती हैं, जो एक्स्ट्रा चीजें डाली जाती हैं वो भी आपके टांकों से बनी रहती है, ठीक है। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है भाई, अभी जस्ट जस्ट ही देख के आया था, जस्ट ही मैं खरीद के आया ना कुछ, तो बिल्कुल बिल्कुल उसी चीज का याद आया ना, ठीक है ठीक है। तो ब्रेजिंग, ठीक है चलो। तो ब्रेजिंग मेटल्स आर टिपिकली अलॉयज सच एज, जो मैंने अभी आपको बताया था ना, ठीक है, ब्रेजिंग ब्रास, कॉपर एंड जिंक, ठीक है, मैग्नीज ब्रोंज, निकल सिल्वर, कॉपर सिल्वर, सिल्वर अलॉयज, जो अभी मैंने आपको लिखवाया था कॉपर प्लस जेडन, उनसे भी एक्स्ट्रा चीजें हैं जो ये सारी चीजें हैं, बट मेन क्या है वो जो तीन मैंने आपको लिखवाई, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सट्रीमली क्लीन सरफेस नीडेड, ये किसकी बातें चल रही हैं, ब्रेजिंग की बातें चल रही हैं, ठीक है, सोल्डरिंग की नहीं। ब्रेजिंग, एक्सट्रीमली क्लीन सरफेस नीडेड, फ्लेक्सेस यूज्ड आर कॉम्बिनेशन ऑफ द बोरेक्स, बोरिक एसिड, क्लोराइड्स, फ्लोराइड्स, टेट्राबोरेट, अदर वेटिंग एजेंट्स, ठीक है। ये हमारे क्या बोलते हैं, ये हाँ ये क्वेश्चन, ये वाला थोड़ा सा याद रखना, वो चीज तो मैंने आपको समझा रखी है, उसकी टेंशन नहीं है, एक चीज ये वाली थोड़ी सी याद रखना, ज्वाइनिंग जो है ना ऐसे करके, जो ज्वाइनिंग जो आपकी हो रही है दो मेटल्स के बीच में, क्या करते हैं, क्या इसे प्रेशराइज करते हैं, क्या सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग में प्रेशर की जरूरत पड़ रही है, विद है या विदाउट है, ये क्वेश्चन नॉर्मल सा विद और विदाउट, सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग क्या है, विदाउट है, विदाउट प्रेशर, विदाउट प्रेशर, विद फिलर मेटल, यस विद फिलर मेटल, विदाउट प्रेशर, ठीक है। तो अगर मैंने इनको दूर दूर रखा, अगर मैंने दोनों मटेरियल को, दोनों बेस मेटल्स को दूर दूर रखा, दूर दूर, जितना दूर दूर करूंगा उतना ही मेरी ज्वाइनिंग कम होती जाएगी, बट जितनी पास रखोगे तब भी आपकी स्ट्रेंथ जो है ना वो स्टार्टिंग में कम होगी। क्यों स्ट्रेंथ कम होगी, जितनी पास रखोगे कैपिलरिटी इफेक्ट नहीं बन पाएगा, जगह भी तो होनी चाहिए ना उस चीज को अंदर जाने के लिए, वो जो लिक्विड आपने डाला है उसके लिए जगह भी होनी चाहिए जिससे कि वो कैपिलरिटी इफेक्ट से अंदर बढ़े, बढ़े उसके अंदर, समझ रहे हो ना। आपने दोनों के बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं दी, अब आप कह रहे हो कि सर कैपिलरिटी इफेक्ट आ जाए उसका, तो कहाँ आएगा, ऊपर ही ऊपर तो आएगा, अंदर थोड़ी आएगा, ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी, स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। इसके इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके मेटल्स हैं, जो बेस मेटल्स हैं, उनको अगर बहुत पास रखोगे तो स्ट्रेंथ कम, थोड़ी सी दूर रखोगे तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी, क्योंकि कैपिलरी इफेक्ट अब अच्छे से जाएगा, बट बहुत ज्यादा दूर रखोगे तो स्ट्रेंथ तो ऑटोमेटिकली घटेगी। तो ये स्ट्रेंथ का फिगर होता है, बात समझ में आ गई। किसके अंदर, किसके अंदर, ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग के अंदर स्ट्रेंथ का फिगर है, जितनी दूर, जैसे जैसे पास रखोगे तो आप कहोगे पास जितना रहेगा उतना अच्छा है, बट नहीं, अगर पास बहुत ज्यादा रख लिया, जरा सा गैप तक नहीं दिया, तो लिक्विड इसमें नहीं जा पाएगा, है ना। लिक्विड का जाना बहुत जरूरी है जिससे कि वो कैपिलरी इफेक्ट दिखाए, उसके पोर्स में जाए फिर। बात क्लियर है ना, समझ में आ गया। चलो तो अगर समझ में आया तो इस क्वेश्चन का आंसर दो। डी या बी, डी, बिल्कुल डी या बी। अभी तो समझाया मैंने, द स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रेस्ड जॉइंट, ब्रेस्ड जॉइंट क्या होगा, इंक्रीज अप टू द सर्टेन गैप बिटवीन द टू जॉइनिंग सरफेसेस बियॉन्ड व्हिच इट डिक्रीजेस। उसके बाद में क्या है, डिक्रीज। शुरू में क्या है, शुरू में अगर हमने दो सरफेसेस को बहुत पास में रखा, तो उसके बाद जैसे जैसे उसे थोड़ा दूर 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 करेंगे और उसके बाद उसमें लिक्विड डालेंगे तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बट जैसे जैसे बहुत दूर करते जाओगे, अब लिक्विड डालोगे तो स्ट्रेंथ अब उतनी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अब तो लिक्विड ही रह गया ना बीच में, है ना। वो सॉलिडिफाई हो जाएगा तो उसमें क्या स्ट्रेंथ आएगी, नहीं। स्ट्रेंथ आने के लिए एक मैक्सिमम रेंज चाहिए, इसीलिए तो मैंने अभी पहले ये वाला फिगर समझाया। ये फिगर अगर समझ में आ गया था अभी जो मैंने समझाया आपको, तो ये आंसर आपका समझ में आ गया होगा कि ये हमारे पास पहले बढ़ेगा फिर घट जाएगा। नहीं समझ में आता, ऐसी चीजें आती हैं समझ में या नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ एक फिगर का काम नहीं होता है ना, ये एक जगह की चीज नहीं है, ये क्या है, एक बार हमने गैप कम रख के उसकी ब्रेजिंग कराई, एक बार क्या है थोड़ा गैप बढ़ाया फिर ब्रेजिंग कराई, एक बार क्या है फिर थोड़ा और गैप बढ़ाया फिर ब्रेजिंग कराई। ये ऐसी कहानियां हैं जो मैं बोल रहा हूँ, नहीं समझ में आ रही है, क्लियर है ना, ठीक है चलो। ठीक, उसके बाद ब्रेस वेल्डिंग जो मैंने अभी आपको समझा दिया, ब्रेस वेल्डिंग में क्या होगा, लिक्विड होगा, ठीक है। बात क्लियर है, जैसे वेल्डिंग होती है बिल्कुल वैसी है, बस यहाँ पर ब्रॉन्ज यूज किया गया है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सोल्डरिंग, सोल्डरिंग में क्या है, बिलो 450 है ना, या बिलो 427, ठीक है, वो कम टेम्परेचर वाली चीजें हमारी क्या हो गई, सोल्डरिंग, ठीक है ठीक है।
ये चीज होगी। नॉट सुटेबल फॉर द हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट हमें नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि सोल्डरिंग का टेम्परेचर क्या होता है, जो फिलर मेटल होता है उनका कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर उसका कम होता है। ठीक है, ये वाली चीजें आप प्लीज पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 6 इंपॉर्टेंट स्टेप्स। ठीक है, जितना मैंने समझाया उस चीज को याद रखिएगा। फ्लक्स की जरूरत होती है, जॉइंट्स में स्ट्रेंथ हमारी कम मिलती है, ऑब्वियस है। किसके कंपैरिजन में? ब्रेजिंग से एंड सोल्डरिंग, ब्रेजिंग से एंड ब्रेज वेल्डिंग एंड बोल्ट वेल्डिंग से। ठीक है, सोल्डर मेटल्स हमारे क्या है? मोस्ट सोल्डर्स आर अलॉयज ऑफ द लेड एंड टिन, पीवी एंड एसएन, पीवी एंड एसएन। ठीक है, हाँ अभी मैं ये चीज आपको लिखवा रहा हूँ, ये वाली चीज मैं अभी जस्ट लिखवा रहा हूँ, इस चीज को अभी यहाँ से मत करना, मैं अभी इसको एक्स्ट्रा में लिखवा दूंगा। सोल्डर फ्लक्स हमारे क्या क्या होते हैं, एक सेकंड अमन जी बस। सोल्डर फ्लक्स हमारे क्या क्या हो गए? अमोनियम क्लोराइड जो अभी लिखवाया था, रोजेंस और दी सोल्डरिंग टिन। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैंने आपसे बोला था ना एक्स्ट्रा नाम भी आपको मिल जाएंगे, तो एक्स्ट्रा नाम ये हो गए आपके किसके? सोल्डर फ्लक्स के, जो सोल्डरिंग में फ्लक्स यूज हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक क्लोराइड मैंने आपको लिखवा दिया था। ठीक है, फॉर सोल्डरिंग गैल्वेनाइजिंग आयरन। ठीक है, सम फ्लक्सेस आर कोरोसिव एंड शुड बी रिमूव्ड आफ्टर यूज। ठीक है, सिल्वर सोल्डर्स यूजेस फॉर द हायर टेम्परेचर सर्विसेज, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक पर्पसेस। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये वाला लाइन सिल्वर सोल्डर। ठीक है, सिल्वर सोल्डर किसके लिए यूज हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक पर्पसेस, हाई टेम्परेचर सर्विसेज। ठीक है, सिल्वर सोल्डर। फ्लक्सेस, फ्लक्सेस क्या है? फ्लक्सेस क्या होते हैं? फ्लक्सेस क्यों यूज किए जा रहे हैं? फ्लक्सेस एक तरह से याद आ रहा है ना, कोटिंग थी, कोटिंग प्रोवाइड करते हैं ना, ये इसमें कोटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन को रोक रहे हैं, है ना, ऑक्सीडेशन को क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं या प्रिवेंट कर रहे हैं। यस और नो? फ्लक्सेस का काम ही ये था ना, है ना। फ्लक्सेस का काम क्या? बाइंडिंग बढ़ाना था, बाइंडिंग बढ़ाना था। यस, अगर उसमें हम क्या मानते? अलॉय डालते। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या हम वेल्डिंग तो कर नहीं रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रही है? यहाँ ब्रेजिंग हो रही है या सोल्डरिंग हो रही है, ब्रेजिंग या सोल्डरिंग हो रही है। तो इसमें जो फ्लक्स काम कर रहा है वो क्या कर रहा है? एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट दे रहा है। प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट किससे? सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से, कि ऑक्सीडेशन लेयर ना बन जाए, ऑक्साइड लेयर ना बन जाए, जो भी मटेरियल है। क्योंकि आपने देखा होगा एल्यूमिनियम पर जनरली होती है, एल्यूमिनियम के वायर होते हैं भाई, जो घर में वायरिंग आ रही है वो एल्यूमिनियम के वायर हो रहे हैं, कॉपर के वायर हो रहे हैं। एल्यूमिनियम एक साइड है ना, आपने हाई टेम्परेचर पे काइया का टेम्परेचर ले रखा है, उसके बाद एल्यूमिनियम को टच कर रहे हो एक तरफ से, भाई ये भी तो मेरा बेस मेटल है ना एल्यूमिनियम। नहीं समझ में आ रहा है? वायर को जोड़ रहे हैं ना भाई, वायर को जोड़ रहे हैं किससे? उस सेमीकंडक्टर से जोड़ रहे हो वायर को। तो बेस मेटल ये होगा, एक तो एल्यूमिनियम हो गया, एक कौन सा हो गया? सेमीकंडक्टर हो गया। ये दो हमारे पास बेस मेटल है। साथ में मैंने काइया से क्या, किस चीज को यूज किया हुआ है? फिलर मेटल को। फिलर मेटल क्या है? सोल्डर है मेरा पीवी प्लस एसएन, उसको मैं यहाँ पर इस पर टिप कराया, मतलब इस पर गिरा दिया, है ना। अब बताना टेम्परेचर कितना है? 300 के ऊपर तो है ना, टेम्परेचर लिक्विफाइड हो चुका है ना, टेम्परेचर 300 के ऊपर है। जैसे ही वो 300 का टेम्परेचर इस एल्यूमिनियम से लगेगा, तुरंत क्या बनेंगे? एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स बनेंगे या नहीं? टेम्परेचर से रिएक्ट करेगा। अगर फ्लक्सेस हैं तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? कम। फ्लक्स क्या कर रहा है? कोटिंग करवा रहा है सराउंडिंग ऑक्सीजन की भी, सराउंडिंग ऑक्सीजन को डायरेक्टली एल्यूमिनियम से टच नहीं करवा रहा वो फ्लक्स जो यहाँ पर यूज कर रहे हैं। क्लियर है ना? नहीं समझ में आया? क्लियर है ना? ठीक है, तो फ्लक्स क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। ठीक है, चलो उसके बाद ये थोड़ा सा लाइन याद रखना है, ग्रे कास्ट आयरन के लिए स्पेशली। ठीक है, ग्रे कास्ट आयरन के लिए डिफिकल्टीज विद ग्रे कास्ट आयरन, soldering and brazing are difficult of gray cast iron due to surface contamination with graphite having a very low surface energy. ग्रे कास्ट आयरन में क्या होते हैं? ग्रेफाइट है, ऑब्वियसली ग्रे कास्ट आयरन याद है ना, ग्रे वर्ड क्यों यूज किया जाता है? ग्रेफाइट की प्रेजेंस की वजह से। ग्रेफाइट का क्या होता है? उनकी लो सरफेस एनर्जी होती है, इस वजह से ग्रे कास्ट आयरन में सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग नहीं होती। ठीक है, ग्रे कास्ट आयरन में याद करो, कास्ट आयरन में आप कौन सी वाली वेल्डिंग किया करते थे? गैस वेल्डिंग। और कौन सी वाली? जनरली ऑक्सीडाइजिंग, न्यूट्रल या कार्बोराइजिंग। ठीक है, ग्रे कास्ट आयरन या कास्ट आयरन के लिए आप गैस वेल्डिंग को प्रेफर करते थे, और इसमें न्यूट्रल या फिर रिड्यूसिंग, स्लाइटली रिड्यूसिंग। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग नहीं, रिड्यूसिंग या फिर न्यूट्रल। ठीक है, ग्रे कास्ट आयरन के लिए। ठीक है, तो वो गैस वेल्डिंग सबसे ज्यादा प्रेफर्ड होती है ग्रे कास्ट आयरन में, सोल्डरिंग ब्रेजिंग भी प्रेफर्ड नहीं होती है। ठीक है, ये वाला सोल्डरिंग वाला, ये तो क्वेश्चन था, ब्रेज वेल्डिंग सोल्डरिंग, ये बता तो दिया था। हाँ, ये यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है भाई, ये लीक प्रूफ जॉइंट हमारे किसके लिए हैं? ब्रेजिंग के लिए। ये सारी चीजें मैंने पहले लिखवा दी हैं, थोड़ा सा अगर इसमें ये छोटी सी एरर आ गई है तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, इलेक्ट्रिक, हाँ ये ब्रेजिंग के अंदर है,
ठीक है, लीक प्रूफ जॉइंट हमारे ब्रेजिंग से है ना कि सोल्डरिंग से। ठीक है, चलो ये हो गया ग्रे कास्ट आयरन। ठीक है, चलो इस वाले क्वेश्चन का आंसर दोगे, देना जरा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर दो। नहीं है, वो नहीं है, ट्राई करो। ये यहाँ तक तो सेम है ना, यहाँ तक तो सेम है, यहाँ इसमें है इसमें नहीं है, अलग अलग हो गए ना ऑप्शन। 213 तक तो सही श्योर हो या नहीं हो? 213 तक सब श्योर हो? ये जरूरी है समझना, मतलब चीजें समझ में आ गई या नहीं? ये हमारे पास क्या है अभी जो हमने देखा, अभी हमने देखा था कॉपर जिंक सिल्वर, ये वाली चीज क्या है? ब्रेजिंग है ना। अभी तो हमने देखा कॉपर जिंक सिल्वर आपका ब्रेजिंग हो गया। ठीक है, कॉपर एसन अलॉय हमारा क्या हो जाएगा? कॉपर एसन अलॉय, कॉपर एसन, एसन कॉपर एसन ब्रोंज, ब्रोंज हो गया तो ब्रेज वेल्डिंग, अभी जस्ट बताया आपको ब्रेज वेल्डिंग। नेक्स्ट क्या है? पीवीएसबी अलॉय सोल्डरिंग, तो ये क्या हो गया? पीबीएस, सॉरी ये एसबी नहीं है, वो एसएन है, सॉरी सॉरी, पीबीएसएन क्या हो गया हमारा? सोल्डरिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम पाउडर, बहुत बढ़िया। ये किसमें है? ये थर्माइट में। कल ये चीज तो बताई थी बस, आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम की रिएक्शन होके उधर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है और आयरन बनता है। आयरन की हमारी रेल में यूज हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड साइड से रह गया। ठीक है, तो ये जो चीज है ये किसकी है? ये थर्माइट वेल्डिंग की है, ना कि ये टिग वेल्डिंग की है। आपने इसे टिग समझ लिया, ये टिग नहीं था, ये थर्माइट था। तो थर्माइट था तो ये वाला ऑप्शन गलत है, ये सही है, इसमें कुछ है ही नहीं। मतलब ये थर्माइट से रिलेट करता ना, ये इससे रिलेट नहीं करेगा। ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, ये आपका जेई का नहीं है, ये ईएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, बट मैंने इसलिए रखा है, ये समझो समझो, ये इसलिए रखा कि कहीं थोड़ा सा मैचिंग में चीजें थोड़ी थोड़ी क्लियर हो जाए। ठीक है, कि 3-4 क्वेश्चन एक साथ हो गए ना जेई के, जेई के 3-4 हो गए या नहीं हो गए? आपसे ये पूछें कॉपर एसन अलॉय क्या है, सीधा ब्रेज वेल्डिंग। बस ये जेई के 3-4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में आ गए। ठीक, चलो नेक्स्ट। अच्छा ये तो मुझे बताना है, वैसे क्वेश्चन है, सॉरी। ठीक है, क्रैक्स हम बातें करेंगे। तो अब हमने क्या समझ लिया है? ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग हमारा एक तरह से हो गया कंप्लीट। ठीक है, ब्रेजिंग सोल्डरिंग हो गया कंप्लीट। अब रह गए हमारे लास्ट टॉपिक है डिफेक्ट्स इन द वेल्डिंग। ठीक है, तो डिफेक्ट्स इन द वेल्डिंग में हमारे कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं? क्रैक्स हैं। ठीक है, डिफेक्ट्स इन द वेल्डिंग, क्रैक्स हैं। ठीक है, एचजेड क्रैकिंग है। यार इस चीज पे मैं एक काम कर लूँ, अलग से लिखवा दूं आपको, ज्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। सॉलिड इंक्लूजन, पोरोसिटी, लैक ऑफ फ्यूजन, ये मैंने लास्ट में एकदम रखा हुआ भी है ना, ये वाली चीजें। ठीक है, चलो इस चीज को ना यहाँ से समझ लेते हैं। ये चलो ऐसे यहीं से शुरू कर लेते हैं। ठीक है, कुछ मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे लिखवाना है तो मैं लिखवा दूंगा। हाँ, एक चीज अभी मैंने नहीं लिखवाई है, बोर्ड लिखवानी है। सोल्डिंग ब्रेजिंग के पहले लिख लो, खत्म करो उस चीज को, है ना। सोल्डिंग ब्रेजिंग में एक छोटा सा पार्ट छूट गया है अभी लिखवाने से, वो मैं लिखवा देता हूँ। जस्ट छोटा सा, मतलब एक टेबल टाइप का है बस। एक मिनट रुकना बस। लिखिएगा सॉफ्ट सोल्डर, ऐसे डालना। टाइप ऑफ सोल्डर, ये चीज ना ऐसे डालना। टाइप ऑफ सोल्डर, टाइप ऑफ सोल्डर, टाइप ऑफ सोल्डर। एक डालना सॉफ्ट सोल्डर, सॉफ्ट सोल्डर। उसके बाद मीडियम, उसके बाद मीडियम, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन, उसके बाद प्लम्बर। ठीक है, पीबी एंड एसएन का रेशियो, पीबी एंड एसएन का रेशियो परसेंटेज वाइज। जो सॉफ्ट शोल्डर होते हैं उसमें 40 एंड 60 का रेशियो होता है। सॉफ्ट शोल्डर है 40-60 का रेशियो, मीडियम में 50-50 का रेशियो। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन 60-40 का रेशियो, पीवी 60 एंड ये 40। ठीक है,
पीवी 60 एंड ये 40, प्लम्बर्स 70 एंड 30 का रेशियो, 70 एंड 30 का रेशियो। इससे भी आप प्लम्बर मतलब पाइप रिलेटेड चीजें कर सकते हो सोल्डरिंग में, बट आपको फिलर मेटल में 70% पीवी रखना पड़ेगा, एसएन रखना पड़ेगा 30%। ठीक है, तब जाके आप उस चीज का यूज कर सकते हो इन दी प्लम्बर यानी कि पाइपिंग अरेंजमेंट में, सोल्डरिंग का। ये चीज मैं आपसे बोल रहा था सोल्डरिंग में कुछ लिखवाना है तो वो टेबल और लिख लो बस, ये वाली छोटी सी। ये कभी कभी ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, सॉफ्ट सोल्डर में एसएन की परसेंटेज कितनी, ऐसे 40-60, मीडियम सोल्डरिंग में 50-50, इलेक्ट्रिशियन मतलब जो हम इलेक्ट्रिशियन में यूज करते हैं सोल्डर, उसमें क्या होता है पीवी 60%, एसएन 40%, ये रेशियो है पीवी और एसएन की। ठीक है, जबकि ये पीवी हमारा 70% अगर है और एसएन हमारा 30% है, उससे अगर हम एक शोल्डर बना रहे हैं तो उसको हम प्लम्बर में भी यूज करते हैं, प्लम्बरिंग में जो हमारे पास पाइप फिटिंग होती है उनमें भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जनरली हमारे पास शोल्डर का कंपोजिशन आएगा अगर क्वेश्चन में ना, जनरली तो आंसर कौन सा वाला रखना है, ये वाला 40-60 वाला जनरली। ठीक है, अगर सिंपल वाला क्वेश्चन आ गया ना शोल्डर में कितनी परसेंटेज होती है, तो किसका आंसर है वो 40-60 सॉफ्ट शोल्डर। ठीक है, ये चीज रह गई थी बस जस्ट। अब आगे चलें, बस अब डिफेक्ट से। ठीक है, ऑब्वियस है, उम्मीद है आपको भी खुशी हो रही होगी कि प्रोडक्शन अब खत्म हो रहा है। ठीक है, और गई है तो ये तो गई ये तो जस्ट मैंने बात ही की, अब ये तो गई। ठीक है, ठीक है, तो प्रोडक्शन जस्ट खत्म होने वाला है, बस क्वेश्चंस रह गए हैं आपके, क्वेश्चंस और थोड़ा सा ट्राई कर लेना आप। ठीक है, और फिर हम आज ही टॉम स्टार्ट करने वाले हैं, आज ही करते हैं। हाँ 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 हाँ, सही है सही है, आज ही टॉम भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नहीं नहीं बाय ऑर्डरली। ठीक है, लिखो। ये प्रोडक्शन के लिए मेन था, बाकी प्रोडक्शन जो टॉम में जो मैकेनिज्म होती है ना, मैकेनिज्म कौन सी वाली, 4 बार मैकेनिज्म। ठीक है, और जो स्लाइडर डबल स्लाइडर मैकेनिज्म होती है, उन सारी चीजों का सिर्फ और सिर्फ एनिमेशन दे दूंगा। वो एनिमेशन आपको उस वाली फाइल क्या होती है, जिप फाइल होती है, कौन सी होती है वो, उसमें भेज दूंगा। नहीं नहीं, एक फाइल होती है जिसके थ्रू आप छोटे छोटे एनिमेशन देख सकते हो, छोटे छोटे एनिमेशन, है ना। GIF, हाँ GIF, हाँ ये GIF है ना, जी होता है ना, हाँ GIF। मुझे जेड याद आ रहा था इसलिए मैं जिप फाइल बोल रहा था, वो जिप होता है ना वो जो जिसमें रार फाइल चलती है ना। तो ये जो है एक्सट्रैक्ट करना होता है उन्हें, रार फाइल होती है ना, RAR वाली। ठीक है, तो वो क्या होता है ना, उससे आपकी एनिमेशन क्लियर हो जाएंगी। तो अगर मान लीजिए ये भी हमें यूज नहीं करना होगा, मान लीजिए हमारी क्लासेस अगर उस साइड चलने लग जाएं और ये वाली ना करना है हमें यूज, तो हम डायरेक्टली टर्म को वैसे ही कर सकते हैं। ठीक है, अभी वो डिपेंड करेगा कि यहीं पर चलेगी वहां पर चलेगी, देखते हैं देखते हैं। ठीक, चलो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है भाई, इसलिए तो अरेंज हो रखा है यार। अरे अरेंज हो रखा है भाई सब, धीरे धीरे सब अरेंज हो रहा है। चलो, तो कैश अब यार डिफेक्ट तो पहले जो, एक सेकंड रुकना, इसे लेना पड़ेगा। ये था, ये था, ये बंद हो गया था, लाइट चली गई थी। तो स्ट्रेंथ किसमें मोर है भाई, सोल्डरिंग में या ब्रेजिंग में, स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा, स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा, गलत आंसर मत दो। स्ट्रेंथ नवीन जी किसकी ज्यादा, ब्रेजिंग, आशीष जी किसकी, ब्रेजिंग की, क्यों 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 का नहीं पता ठीक है, आंसर सही है, क्यों का नहीं पता चलो ये भी सही है है ना, हमें रीजन से क्या मतलब है कि नहीं, ये भी सही है। चलो चलो, क्रैक्स। और हाँ विश्वजीत जी, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपने जो कल मुझे भेजा था वो, है ना, आपका मार्क्स का। ठीक है, मार्क्स का जो आपने भेजा था, बहुत सेफ खेलोगे यार आप, बहुत सेफ खेलोगे आप, एक बार लेके तो आओ, जितना मैंने बोला है कम से कम उतना लेके आओ, बहुत सेफ खेल रहे हो आप। 800 नंबर, 800 नंबर का टारगेट लेके चलो।
और 800 नंबर आप बहुत इजीली अचीवेबल कर सकते हो, बहुत इजीली अचीव है ना। बस आप उसका टारगेट तो लेके चलो। 800 तभी आएंगे जब पिछले साल की तरह पेपर आएगा, ये भी याद रखना। अगर पिछले साल की तरह पेपर आएगा तभी 800-900 का हिसाब चलेगा आपका। कट ऑफ अगर बढ़ेगी ना तो तभी बढ़ेगी 700 जो 3 आई थी पिछली बार, 703 से कट ऑफ तभी बढ़ेगी जब आपका पेपर भी उससे इजी आए। और उससे इजी क्या होगा, उससे इजी तो होने से रहा, उससे इजी जो 2013 वाला पेपर है उससे इजी तो होने से रहा, उससे टफ ही टफ आना है। इसका मतलब 700 से तो आपकी कट ऑफ थोड़ी सी वो नीचे ही जाने वाली है, क्योंकि उससे थोड़ा टफ रहने वाला है, या फिर 700 के लमसम रहेगी। आपको तो बस 800 का कम से कम टारगेट लेके चलना है। 720 में से आप टारगेट तो बनाओ यार, 600 का कम से कम बनाओ तो सही। आपने टारगेट अगर 600 का कम से कम बनाना, कम से कम है 600 का, मैंने जितना बोल रखा है 650 उतना लेके चलो आप। फिर आपके 200 मार्क्स में से आप खींच तान के 100 तो लेके आ जाओगे, ये चलो 80 तो लेके आ जाओगे, 70 लेके आ जाओगे, 30-30 तो लेके आ जाओगे कम से कम। 30-30 तो लाना भी पड़ेगा यार, हिंदी में भी 30 तो लाना पड़ेगा 100 में से, इंग्लिश में भी 30 में, कम से कम तो इतना सोच के चलो ना। तो 40-40 भी 80 भी तो लेके आओगे ना। अगर आप 650 उधर ले आए, 80 इधर ले आए, कितने हो गए? 600 प्लस 50 प्लस 80, 730 आप इतने में लेके आ गए। 730 समझ रहे हो, 730 मजाक नहीं होती। एक बार 920 में लेके आओ ना, बस आपको इंटरव्यू में जाके बस थोड़ा थोड़ा बोल के आना है और आपका सिलेक्शन पक्का है। बस नाम बताना है, सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। तो बिल्कुल 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 टेंशन नहीं है, फिर टेंशन नहीं रखनी है, ठीक है, ठीक है, ठीक है बस। ना ना, मेरे नाम बताने से कुछ मतलब नहीं होगा, मेरे नाम से तो आईओसीएल वाले रखेंगे बस। चलो ठीक। चलो तो क्रैक्स क्या है हमारे पास? देखो क्या होता है, आपने, आप सुनो जरा, वेल्डिंग में क्या प्रॉब्लम है? वेल्डिंग में प्रॉब्लम ये है, वेल्डिंग में एक तो ये चीज होती है ओपन टू इन्वायरमेंट, ठीक है, पहली चीज। कास्टिंग क्या है? कास्टिंग में आप उस चीज के अंदर में रहे हो, ओपन टू इन्वायरमेंट है, स्क्रू पे है, राइजर पर है, बीच में जो चीज है वो काफी दूर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर गैसेस सैंड से होके जा रही है ना, है तो इन्वायरमेंट में, बट वो गैस सैंड से होके जाती है, इंटरप्टेड है, बीच में ना रास्ता एकदम फ्लो में नहीं है। इसमें क्या है ना, इसमें डायरेक्टली फ्लो है, डायरेक्टली फ्लो है, हीट का ना डायरेक्टली फ्लो है, ओपन इन्वायरमेंट से सीधा इसका फ्लो हो रहा है, ठीक है। आपने जैसे ही अगर फ्लक्स आप नहीं दोगे, लाइक सबमर्ज वेल्डिंग, उसमें क्या है, उसमें इसमें क्रैक्स पड़ना बहुत ही मुश्किल है। किसमें? सबमर्ज वेल्डिंग में। क्यों? क्योंकि उसमें अच्छे से रिक्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, उसमें वो टेंशन नहीं है, उसमें स्ट्रेसेस ना इंड्यूस नहीं हो रही। ये वाली जो चीजें अगर ओपन में आपने कौन सी वाली कर दी, सील्ड भी मत लगाओ, मतलब जो गैसेस जा रही है ना सील्डेड मेटल गैस वेल्डिंग में, आपकी जो नॉर्मल वाली आर्क वेल्डिंग होती है, फ्लक्स मत लगाओ, इलेक्ट्रोड सीधा ऐसे गला दो, फ्लक्स मत लगाओ। अब देखो सबसे ज्यादा क्रैक्स उसी वेल्डिंग में प्रोड्यूस होंगी। क्यों? बस उसको मैं समझा रहा हूँ क्यों प्रोड्यूस होंगी। क्योंकि जैसे ही आपने उस चीज को वेल्ड किया, ओपन टू एटमॉस्फेयर है सारी चीजें, वेल्ड पूल ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तुरंत सारी हीट बाहर निकलेगी, तुरंत। मतलब क्या हुआ, तुरंत ही ये चीज ठंडी हो गई। ये तो एक्सपैंड हो रखा था ना, HZ आ रखा है सब कुछ, मतलब क्या हो रखा है, एक्सपेंशन हो रखा है, लिक्विड स्टेट हो रखी है, ग्रेन्स हमारी थोड़ी ऐसी इलोंगेटेड बन चुकी, मतलब थोड़ी छोटी छोटी फाइन एंड कोर्स बन चुकी हैं, इधर इलोंगेटेड है बट यहाँ तो फाइन एंड कोर्स बन चुकी है ना। जो हमारी जो लैमिनेटेड वाला जो फिगर आके बन के आ रहा था, कॉलमनर ग्रेन्स, वो बन चुकी है। याद आ रहा है ना HZ वाला फिगर जो सबसे शुरू में समझाया था? तो वो सारी चीजें बन चुकी हैं, टेम्परेचर तुरंत ही ठंडा हो जाए तो ये कैसा होगा, तुरंत इसके अंदर क्या होगी, क्रैक्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठंडा होते ही स्ट्रेसेस, इधर जल्दी ठंडा हो गया, इधर जल्दी ठंडा हो गया, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी अपनी तरफ खींचेंगे, तो क्या हो जाएगा, बीच में क्रैक्स आ जाएंगे। यही क्रैक्स आपके यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाती हैं, किसके अंदर, वेल्डिंग के अंदर। क्लियर है? एक तो ये वाली क्रैक्स हो गई, क्या, ठंडे होने की वजह से। एक तो होगी ठंडे होने की वजह से आपकी क्रैक्स का क्रिएशन हो जाना, इन्हीं को क्रैक्स को आप नाम के हिसाब से ले सकते हो। लाइक ये वाली चीज हमारे पास क्या होगी, ट्रांसवर्स क्रैक्स, ये क्या होगी, लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स। क्यों? अगर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में पड़ रही है इस वाले वेल्ड के लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, यही तो कहोगे लेंथ वाइज, तो ये हो गई लॉन्गिट्यूडनल, ये क्या हो गई, ट्रांसवर्स, ये क्या हो गई, रेडियल, ऐसे ऐसे जा रही है, एक सेंटर के अबाउट इधर उधर हर तरफ की तरफ जा रही है, ठीक है, तो ये रेडियल हो गई या ब्रांचिंग क्रैक्स, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो गई, क्रैक्स इन दी वेल्ड क्रेटर, जो इस साइड में, जो ये वाला साइड है ना, साइड, उसमें जो हमारी क्रैक्स पड़ी हुई है साइड वाली, ठीक है, ये हमारी वेल्ड, ये होगी। तो ये वाली जो चीजें हैं ये क्या है, हमारी क्रैक्स, किसकी वजह से, टेम्परेचर के तुरंत ही कम होने की वजह से, ठीक है, स्ट्रेसेस आने की वजह से। स्ट्रेसेस आएंगी इसमें, बिल्कुल आएंगी, तभी वो क्रैक्स पड़ेंगी, ठीक है, ठंडे होने की वजह से। श्रिंकेज होगी ना, ठंडा होगा तो क्या होगा, श्रिंक होगा, ठीक है। अब ये चीज दूसरी है हमारी HZ क्रैकिंग। HZ क्रैकिंग का आई थिंक इसमें फिगर यूज नहीं किया है ना,
एक सेकेंड, जो मैंने अभी समझाया आपको, एक तो है आपके पास, एक तो है क्रैकिंग कौन सी वाली, नॉर्मल क्रैकिंग जो आपको दिख रही है वेल्ड बेड के अंदर, एक है एचजेड क्रैकिंग। एचजेड मतलब हीट अफेक्टेड जोन वाली। हीट अफेक्टेड जोन की क्रैकिंग में हमारा कौन सा वाला पार्ट दिखेगा, लाइक ये वाला। ये वाला किस में आ रखा है, ये वाला पार्ट भी एचजेड में, ये वाला पार्ट याद है ना वो, अगर ये वाला फिगर देखोगे तो ये किसमें है, एचजेड में है ना, इतना कम से कम है ना। तो ये वाले इस वाले पार्ट में भी क्या है, क्रैकिंग के चांसेस हैं, वो है एचजेड क्रैकिंग। ये वाली क्या है आपकी वेल्ड क्रैकिंग, और ये क्या है एचजेड क्रैकिंग, जब यहाँ पर होगी क्रैकिंग। ठीक है, तो ये हमारी एचजेड क्रैकिंग। ठीक, नेक्स्ट हाइड्रोजन इंड्यूस्ड क्रैकिंग। अब मैंने हाइड्रोजन इंड्यूस्ड क्रैकिंग के बारे में कल भी बात की थी आपसे। मान लीजिए आपने हाइड्रोजन का, जैसे कि आपने वेल्डिंग की, तो वेल्डिंग में फ्लक्स डाला, फ्लक्स में आपके पास हाइड्रोजन का एटम्स आ रखा है, उस फ्लक्स में हाइड्रोजन के एटम्स आ रखे हैं। मान लीजिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपने डाली थी हाइड्रोजन के एटम से, वो कहाँ पहुंच गए, वो पहुंच गए यहाँ पर इस वेल्डिंग के अंदर, पहुंच गए हाइड्रोजन के एटम्स इस वेल्डिंग के अंदर पहुंच गए। उन हाइड्रोजन की वजह से जो क्रैक्स आएंगी उन्हें हम बोलते थे हाइड्रोजन क्रैक्स इंड्यूस्ड ड्यू टू हाइड्रोजन, और इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट। कल भी समझाया था है ना, हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट। यहाँ जो डिफेक्ट आ रहा है ड्यू टू हाइड्रोजन ओनली, वो कहलाता है हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट। तो जो क्रैक्स हाइड्रोजन के एटम्स की वजह से पड़ने वाली हैं वो कहलाई जाएंगी क्रैक्स ड्यू टू हाइड्रोजन। ठीक है, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट। तो क्रैक्स हाइड्रोजन इंड्यूस्ड क्रैकिंग, आई थिंक इसमें ये लिखा हुआ है एम्ब्रिटलमेंट वर्ड, कल मैंने आपसे बोला भी था। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत। हाइड्रोजन की वजह से जो क्रैक्स पड़ती हैं उनके लिए एक स्पेशल नाम होता है हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट, और जो क्रैक्स पड़ रही हैं उसको हम हाइड्रोजन इंड्यूस्ड क्रैक्स बोल रहे हैं। क्लियर है, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, ये डायरेक्टली होती हैं ये चीजें ना, डायरेक्टली हैं कि क्रैक्स क्या है, टेम्परेचर डाउन होने की वजह से हुई, दूसरी क्या होगी एचजेड क्रैक्स होगी जो एचजेड के सेंस में हो रही है, तीसरी क्या होगी H2 की वजह से, उसमें क्या होगी हाइड्रोजन की वजह से हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट, इसी को हाइड्रोजन इंड्यूस्ड क्रैक बोल देंगे। ठीक है, तीन चीजें हो गई। उसके बाद आ जाती है पोरोसिटी। पोरोसिटी क्या है, गैस का इंटरप्शन हो जाना, किस जगह, किस जगह, उस वेल्डिंग पूल के अंदर, वेल्डिंग पूल के अंदर गैस का इंटरप्शन हो जाना, वो क्या कर देगा पोरोसिटी। जैसे ब्लो होल्स थे ना, ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएंगे पोरोसिटी, पोरोसिटी डिफेक्ट। ब्लो होल्स भी तो एक तो पोरोसिटी डिफेक्ट थे ना, याद होगा कास्टिंग के अंदर, तो ये क्या है पोरोसिटी डिफेक्ट। ठीक है, पोरोसिटी डिफेक्ट तो आपको इस फिगर में दिख जाएगी। अगर यूनिफॉर्मली पोरोसिटी है, चाहिए नहीं आपको पोरोसिटी बिल्कुल भी, बट अगर मिल रही है और कैसी मिल रही है, यूनिफॉर्म मिल रही है, तो इसे क्या बोलेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पोरोसिटी। ये क्या है क्लस्टर्ड पोरोसिटी, मतलब गैस सारी की सारी इंटरप्टेड कहाँ पर है, एक जगह। ये सारे डिफेक्ट हैं भाई। ठीक है, यूनिफॉर्म होना मतलब अच्छी बात नहीं है, ये है कि ये तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तीसरा क्या हो गया लीनियर पोरोसिटी, एक लाइन में दिख रही है अगर पोरोसिटी। ठीक है, तो ये हो गया आपकी वॉर्महोल पोरोसिटी, मतलब बड़े बड़े होल्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, पोरस। क्लियर है इतना, ठीक है, ये हो गया पोरोसिटी हो गया, समझ में आ गया ना। गैस की वजह से, गैस जो इंटरप्ट हो रही है वहां पर H2N2O2 जो भी इंटरप्ट हो रहा है गैस की फॉर्म में, ठीक है, वो हमारी पोरोसिटी क्रिएट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सॉलिड इंक्लूजन। सॉलिड इंक्लूजन किस चीज का है, स्लैग्स का। अब आपने फ्लक्स के अंदर कुछ अलोइंग एलिमेंट डाले थे, मान लीजिए कुछ ऐसे अलोइंग एलिमेंट के साथ में कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल आपका ऐड हो रखा था उस फ्लक्स में, जो कि आपको जरूरत नहीं है एज अलोइंग एलिमेंट, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा स्लैग इंक्लूजन। जो वहां स्लैग की फॉर्मेशन में बन चुका है, वो स्लैग की फॉर्मेशन यहाँ पर इसके साथ में मिक्स हो चुका है ना। तो जो एक्स्ट्रा मेटल्स हैं, मेटल्स मतलब सॉलिड फॉर्म, जो एक्स्ट्रा मेटल्स हैं वो इसमें यहाँ पर कैसे किस सेंस में दिख रहे हैं, स्लैग इंक्लूजन। इंक्लूजन मतलब स्लैग जो ऊपर था उसका अंदर में एक्स्ट्रा मटेरियल का भर जाना वेल्ड पूल के अंदर। ऑब्वियस है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा वही यहाँ पर सॉलिड की सेंस में दिखेगा। जो आप अलोइंग एलिमेंट डालना चाह रहे थे ना, उसमें ऑब्वियस है कि अलोइंग एलिमेंट आप प्योर तो कभी नहीं डाल सकते, 100% प्योर वैसा ही मटेरियल डाल दिया जैसा आपको अलोय चाहिए, उस अलोय में कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा होंगे ना। वही मटेरियल्स यहाँ पर क्या है, एज ए सॉलिड फॉर्म में है, और उनको स्लैग इंक्लूजन बोल देंगे। बात क्लियर है, स्लैग इंक्लूजन। ये फ्लक्स के थ्रू आएंगे, या फ्लक्स के थ्रू, या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें जो कि आपने वहां पर, या तो फिलर मेटल में आ गई, देखो आपने स्टील माना, ये स्टील माना, जो स्टील का फिलर रोड है उसमें हो सकता है कि प्योर स्टील हो सकता है कि कुछ अलोइंग एलिमेंट भी हो उसमें एक्स्ट्रा। वो अलोइंग एलिमेंट अगर उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो वो यहाँ फंस जाएंगे, है ना, जो वेल्ड पूल के अंदर फंसेंगे। तो जितने भी अलग मेटल्स हैं जो कि आपको वेल्ड पूल के अंदर नहीं चाहिए थे बट वो हैं, तो उन्हें क्या बोलेंगे, स्लैग का इंक्लूजन हो जाना। ठीक है, ये क्या है, लैक ऑफ फ्यूजन। लैक ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या हुआ, अंदर ये फ्यूजन होना मतलब, फ्यूजन का वर्डिंग क्या था, सिनोनिम क्या होता है फ्यूजन का, नहीं फ्यूजन का सिनोनिम क्या था, आपको मैंने सबसे शुरू वाले दिन पढ़ाया था। लिक्विड स्टेट को हम क्या बोल देते हैं, फ्यूजन वेल्डिंग।
तो लिक्विड स्टेट का मतलब क्या हो गया, एक तरह से फ्यूजन। तो फ्यूजन से रिलेट क्या कर रहे हो, लिक्विड। लिक्विड मतलब फ्लूइडिटी, लिक्विड का मतलब क्या हो गया, फ्लूइडिटी, है ना, फ्लूइडिटी। तो फ्यूजन फ्लूइडिटी, तो यहां से क्या हुआ, लैक ऑफ फ्यूजन का मतलब ये जो लिक्विड है वो ज्यादा आगे की तरफ ना जाके यहीं पर क्या हो गया, सॉलिडिफाई हो गया, यहाँ रह गया गैप। ये पोरस पोरस वाली चीज नहीं है, ये पोरोसिटी वाला हिसाब नहीं है। आप कहोगे सर गैस तो यहाँ रह गई, गैस ये वाली चीज नहीं है ना भाई, ये तो ये सॉलिड बन गया ना, इस वजह से यहाँ गैप बच गया, है ना। तो ये क्या है, लैक ऑफ फ्यूजन। तो यहाँ वेल्डिंग क्रैक आ गई ना, मतलब वेल्डिंग क्रैक नहीं, मतलब वेल्डिंग की स्ट्रेंथ कम हो गई ना, स्ट्रेंथ कम हो गई, तो ये भी क्या है, एक तरह से डिफेक्ट है ना। तो ये क्या है, लैक ऑफ फ्यूजन की वजह से ये हो गया। बीच में कहीं हो गया कि वो नीचे वाला तो चला गया, यहाँ से सोलिडिफाई होना शुरू हो गया, है ना, यहाँ से सोलिडिफाई होना शुरू, यहाँ का रह गया पार्ट, ठीक है, ये पार्ट रह गया। ऐसे कास्टिंग में भी देखा था हमने, कहीं ना कहीं जगह बच रही थी आपकी सोलिडिफाई होने की। लाइक फ्लूइडिटी आपको याद होगा, तो हॉट टीयर्स भी आपने देखे थे, ठीक है, हॉट टीयर्स आ जा रहे थे जो बीच में आ रहे थे, ठीक है। तो वो चीजें आपके क्या चीज, सोलिडिफिकेशन हो जाना, और आपका एक जो श्रिंक होके रुक जाना, ठीक है। मिश्रण, मिश्रण कोल्ड सेट, मिश्रण एंड कोल्ड सेट, ठीक है। कोल्ड सेट आपका एक साइड से हो रहा है, सॉरी मिश्रण एक साइड से हो रहा है, कोल्ड सेट दोनों साइडों से हो रहा था, ठीक है। तो वो चीजें हमारी क्या है, वो हमारी क्रैक नहीं है, वो हमारी क्या है, ये क्रैक नहीं है यहाँ पर जो दिख रही है ये, है ना, ये क्या है, लैक ऑफ फ्यूजन, लैक ऑफ फ्लूइडिटी, क्लियर। चलो नेक्स्ट हमारे पास है इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन ही कंप्लीट नहीं हो पाया, इधर से जा रहा है तो यहाँ तक गया, इधर से जा रहा था यहाँ तक गया, ये भी किसकी वजह से, सॉलिडिफिकेशन की वजह से, है ना, सॉलिडिफिकेशन की वजह से कंप्लीट नहीं जा पाया, वो पहले ही सॉलिडिफाई हो गया, लैक ऑफ ये आपका पेनिट्रेशन, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। अगर ऐसा है तो भी तो वेल्डिंग हमारी अच्छी नहीं है ना, हमारे ये वेल्डिंग के वो डिफेक्ट हैं जो कि वेल्डिंग स्ट्रेंथ को कम कर रहे हैं, है कि नहीं, वो डिफेक्ट हैं जो वेल्डिंग स्ट्रेंथ हमारी कम हो रही है जिनकी वजह से। अब ये कुछ ऐसे नाम हैं, इनको थोड़ा थोड़ा सुन लेना। अंडर फिलिंग, अंडर फिलिंग, इसमें कुछ अलग चीजें नहीं है, नाम से ही क्लियर है। अंडर फिलिंग का मतलब क्या होगा, पूरी फिलिंग ना होके ये रहे अंडर फिलिंग, इसे क्या बोलेंगे, अंडर फिलिंग। कोई दिक्कत है तो बताना, नाम ही है सिंपली अंडर फिलिंग। ये क्या है, अंडर फिलिंग, यहाँ पर भी अंडर फिलिंग है, कॉर्नर जॉइंट, इसे क्या बोलेंगे, कॉर्नर जॉइंट, याद होगा कॉर्नर जॉइंट। कॉर्नर जॉइंट का ये भी क्या है, अंडर फिलिंग। अगर ये ऐसे होता तो ओवर फिलिंग हो जाता, ठीक है। अंडर फिलिंग ओवर फिलिंग का यहाँ पर फिगर नहीं है ना, ठीक है। चलो अंडर फिलिंग ओवर फिलिंग क्या होती है बेसिकली, ऐसे जाना, ठीक है। नहीं एक्सेस सैग है, वो सैग है, ओवरलैप, ये क्या हो जाएगा, ओवरलैप, मतलब एक्स्ट्रा में जाना, एक्स्ट्रा में मटेरियल का जाना, ठीक है, ये वाली चीज, ठीक है। वो चीज हमारी अलग है, एक्सेसिव सैग अलग है। एक्सेसिव सैग क्या है, वो सैगिंग है, ये ऐसे नहीं है कि अंडर फिलिंग ओवर फिलिंग, ऐसे नहीं है, ये एक्सेसिव सैग है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मात्रा में, ठीक है। फिर ये सॉलिडिफाई होगा तो स्ट्रेंथ इसकी कमी होगी, है ना, हर जगह से लिक्विड 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 भरा पड़ा है, वो सॉलिडिफाई होगा बस। तो इसमें क्या है, एक्सेसिव सैग हो चुका है, ठीक है। अब ये लीनियर मिसअलाइनमेंट दिख रहा होगा, कैसा दिख रहा है, ये ऐसे होना था जबकि ऐसे है, ऊपर से भी नीचे से भी ये लीनियर मिसअलाइनमेंट हो गया, ठीक है। तीसरा क्या है, एक्सेसिव रूट पेनिट्रेशन, एक्स्ट्रा जा रहा है यहाँ पर। एक्सेसिव रूट, रूट कौन सा वाला था, याद है ना, रूट जो नीचे वाला था, ठीक है, रूट गैप भी था एक वर्ड, है ना। एक्सेसिव रूट पेनिट्रेशन, ये क्या हो गया, डिस्टोर्शन। डिस्टोर्शन क्यों आएगा, डिस्टोर्शन आएगा सॉलिडिफिकेशन के बाद, सॉलिडिफिकेशन के बाद, याद है ना, सॉलिडिफिकेशन के बाद ये चीज जल्दी ठंडी हो जाएगी, ये चीज लेट ठंडी होगी, है ना, उस हिसाब से। तो ये आ गया डिस्टोर्शन। डिस्टोर्शन मतलब पुरानी अवस्था से अलग में जब सॉलिडिफाई हुआ तो ऐसे बन के आ गया, है ना। तो ये चीज हो गई हमारी डिस्टोर्शन, ठीक है। उसके बाद ये रीइंफोर्समेंट, ये तो आपको पता ही होगा, रीइंफोर्समेंट क्या है, ये वाली चीज एक्स्ट्रा वाला जो है, यहाँ पर भी क्या है, रीइंफोर्समेंट, ये रहा, है ना, ये रीइंफोर्समेंट, ये भी, हाँ क्या चीज, रीइंफोर्समेंट आएगा, बट अगर एक्सेसिव है तो बहुत ज्यादा बड़ा डिफेक्ट हो रहा है ना, उसको हम फिर से इतना ज्यादा इसे क्या करना पड़ेगा, हट रिमूव करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत रीइंफोर्समेंट चल जाएगा, बट अगर इतना सारा करोगे तो क्या हो जाएगा, वो डिफेक्ट की तरह काम करेगा फिर, ठीक है। अंडरकट, अंडरकट को देख लो एक बार, अंडरकट है ये वाला पार्ट ऐसे, वेल्ड पुल सही था बट प्रॉब्लम कहाँ आ गई, यहाँ पर, ठीक है, अंडरकट, ठीक है। अंडरकटिंग देखो दोनों साइडों से ये दिख रही है। अंडरकट जनरली कहाँ मिलते हैं, ये वाले डिफेक्ट जनरली मिलते हैं स्टेनलेस स्टील में, स्टेनलेस स्टील में, और वहां पर यही अंडरकट हमारे क्या कहला जाते हैं, स्टेनलेस स्टील में, इनको ही हम बोल देते हैं वेल्ड डिके, वेल्ड डिके, स्टेनलेस स्टील में। स्टेनलेस स्टील में जो साइडों में एक्स्ट्रा जो मटेरियल होता है ना स्टेनलेस स्टील का, वो कैसा बन जाता है, वो ऐसा फिगर में ऐसा दिखाई देने लगता है, ऐसा, ऐसा दिखाई देने लगता है। ये जो चीज है ये वाली कहलाती है वेल्ड डिके, और ये किस में होती हैं, ये होती हैं आपकी स्टेनलेस स्टील में,
बस ये वर्ड के लिए याद रखना, बस स्टेनलेस स्टील के लिए वेल्ड डिके हमारा यहाँ यूज होता है, ठीक है। ये वेल्ड डिके हैं ऐसे अगर जा रहा है, ठीक है, क्लियर, ठीक। तो ये था एक्सेसिव सैग हो गया, डिस्टोर्शन हो गया, ओवरलैप हो गया, अंडरफिलिंग हो गया, ये हो गया अंडरफिलिंग, ठीक है। यहाँ तक ये क्लियर है, ठीक है। उसके बाद यही सारी चीजें आपको यहाँ पर कंप्राइज की हुई हैं, क्या, क्रैकिंग ऑफ वेल्ड मेटल, हाई जॉइंट रिजिडिटी, ठीक है। जो जॉइंट था आपका वो अगर बहुत ज्यादा रिजिड है तो क्या होगा, क्रैक इनिशिएट होंगी जब वो ठंडा होगा, ठंडा होगा तो क्या होगा, क्रैक इनिशिएट होंगी। दूसरा, क्रैकिंग ऑफ द बेस मेटल, एक्सेसिव स्ट्रेसेस, ठीक है। स्पैटर क्या है, स्पैटर स्पैटरिंग हो जाना, छिड़काव हो जाना। छिड़काव कैसा, लाइक अगर आपके पास ये है ऐसे, ये वेल्डिंग यहाँ पर हुई मान लीजिए इस जगह, मैंने कहा यहाँ स्पैटरिंग हो गई। स्पैटरिंग किससे होती है, आर्क ब्लो से भी होती है ना, ऐसे ऐसे जाना, ऐसे ऐसे आर्क का ऐसे ऐसे जाना। अब क्या है, ये लिक्विड मेटल था ना, ये लिक्विड मेटल था, जो इलेक्ट्रोड यहाँ पर आपने डाला वो छिड़क जाएगा इधर, छिड़क गया इधर, ऐसे छिड़क गया वो थोड़ा थोड़ा, समझ रहे हो, ऐसे 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 छिड़क गया। तो ये छिड़केगा तो क्या होगा, सरफेस फिनिश खराब हो जाएगी, समझ रहे हो। जो इलेक्ट्रो मतलब जो फिलर मेटल डाल रखा है वो आर्क ब्लॉक की वजह से क्या हो गया, छिड़क गया। जैसे वो छिड़का सरफेस फिनिश क्या हो गई, खराब हो गई। तो इसे क्या बोलते हैं, स्पैटर होना, स्पैटरिंग। स्पैटरिंग किस में आ रही है, आर्क ब्लॉक, ठीक है, आर्क ब्लॉक। जहां आर्क ब्लो होगा वहां स्पैटरिंग होने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। एक होता है सीधा जाना और एक होता है इधर उधर होके जाना। तो जो इलेक्ट्रोड जो पिघल रहा है, जो फिलर मेटल पिघल रहा है, वो कैसा हो जाएगा, वो आर्क के साथ साथ ऐसे ऐसे बिखरेगा ना, तो बिखरेगा तो आपकी सरफेस फिनिश खराब होगी, ठीक है, क्लियर। मोस्टली नहीं होता है, क्योंकि आपने जिस टाइम पर उधर पहुंच रहे हो ना, कोने पर पहुंच रहे हो आप, फिर उसी हिसाब से काम करने लगते हो। गैप भी बहुत कम होता है किस चीज का, जो हमारी आर्क जा रही है, आर्क जा रही है, हाँ बिल्कुल। जो हमारे पास गैप है ना, मतलब जो आर्क जो जा रही है वो हम कंसंट्रेटेड रखना चाह रहे हैं ना, ठीक है। एक डी के जो इलेक्ट्रोड का डायमीटर है उसके बराबर ही तो रख रहे हैं, तो गैप बहुत छोटा है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि स्पैटरिंग होगी नहीं, स्पैटरिंग होती है। आसपास की एयर बहुत ज्यादा आयनाइज नहीं होगी, ऐसे मत सोचना कि आसपास की एयर इसलिए आयनाइज हो जाएगी कि वो पास में इसमें कनेक्टेड है ना। वोल्टेज डिफरेंस की बात होती है, जैसे ही आपने आसपास को देखा ना, तो यहाँ का वोल्टेज डिफरेंस आएगा ही नहीं बीच में, क्योंकि इसके लिए पूरी एयर आ गई है। सिर्फ और सिर्फ ये ही है जो वोल्टेज डिफरेंस 30-40 के बीच में आ पाएगा। ये वाली जैसी एयर आएगी ना, ये कभी आयनाइज होगी नहीं। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसके जो एंड है, जो इसके पॉइंट के एंड है ना, वो कहाँ से कनेक्टेड है, समझ रहे हो। अब बताओ, इसमें तो है ही नहीं ना, इसमें तो एयर ही एयर भरी पड़ी है, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर की एयर ही क्या होगी, आयनाइज, क्लियर है ना। चलो उसके बाद स्लैग इंक्लूजन आप समझ चुके हो क्या है, इम्प्रॉपर क्लीनिंग, कुछ भी अगर एक्स्ट्रा खराब मटेरियल वहां पर पड़ा रह गया वो भी चीज उसके अंदर जा रही है, उसका अगर मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, तो बहुत ज्यादा है, तो वो चीज वहां पर फंस जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पोरोसिटी, ये क्या है, O2 N2H2, जो भी एक्स्ट्रा गैसेस हैं उनका इंटरप्शन हो जाना, ठीक है। लेमुलर टियरिंग, ये वर्ड थोड़ा सा याद रखना, इंक्लूजन सच एज मैग्नीज, आयरन एंड सल्फर इन द बेस मेटल एंड और रेजिडुअल स्ट्रेसेस, है ना। समझने की जरूरत नहीं है इस चीज को, ठीक है, बस इस चीज को याद रखना, अगर गलती से आ गया तो ये नहीं आने वाला है, इतना डेप्थ नहीं पूछ लेंगे, ठीक है। हद से आपके यहाँ कौन सा क्वेश्चन आएगा, डिस्टोर्शन का, स्लैग इंक्लूजन का, पोरोसिटी का या स्पैटर का, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे बस हद से, ठीक है। ये HZ वाला वही फिगर है जो मैंने शुरू में समझाया था, ये मैंने यहाँ दिखा रखा है फिर से इस वाले फाइल में। चलो ये वाली चीज जो है रहने दो आप, ये वाले क्वेश्चन का आंसर दो, वो रहने दो आप, ये वाले क्वेश्चन का आंसर दो। क्या होगा आंसर, सी, कंफर्म। ये जो बी वाला पार्ट है यही तो है इससे ऊपर, है ना, ऐसे दिखा रखा है, ये क्या है मेरा रिइंफोर्समेंट, ठीक है, गुड। लॉक कर दिया जाए, चलो कर दिया। हाँ अब इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो ना, ना स्लैग तो अंदर होते हैं ना, जो स्लैग होते हैं वो यहाँ होते हैं, लाइक जैसे ही इसके ऊपर गया ना, तो ये जो पार्ट आएगा इसके ऊपर का स्लैग तो हमारे पास यहाँ पर भी हो सकता है ना, यहाँ पर भी हो सकता है। इस चीज को हमें फिर रब करके हटाना होगा, ये वाली चीज क्या कहलाएगी हमारी, रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा याद रखना प्लीज, इसका अगर आंसर आपसे नहीं मिल पा रहा है ना तो याद रखना, क्योंकि ऐसी चीजें मैंने आपको बहुत डिटेल में नहीं समझाई है। ये मुझे क्वेश्चन कुछ अच्छा लगा जेई के लिए, वैसे जेई में ये पूछा नहीं गया कभी, या आपका माइंड ना इधर उधर भाग सकता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछ रहा हूँ।
ये चीज बहुत अच्छी लगी मुझे, ज्यादा सोचा नहीं, जितना समझा थोड़ा थोड़ा सीधा अप्लाई कर दिया। क्या है? एडजस्टिंग द करंट। हाँ, 4 का सही आ गया, बाकी ने आंसर दिया नहीं, आपका मंडी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, हाँ, ठीक है। वही चीज ना कि आपको मैं जितना समझाया ना उसके सेंस में आपके आंसर देखो आ गया, ऐसे बात में नहीं है कि हाँ आपको नहीं आया। ठीक है। सब पे लगा दो। ठीक है, चलो। टू प्लेट्स ऑफ द सेम मेटल having equal thickness are to be butt welded with electric current, with electric arc. When the plate thickness changes, अगर प्लेट थिकनेस हमारी चेंज कर दी जाए तो क्या करना चाहिए? करंट को बढ़ा दो, एडजस्टिंग द करंट। करंट को बढ़ा दो, जैसे जैसे करंट बढ़ाओगे क्या होगा? करंट बढ़ाओगे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से बम्बार्डिंग करेंगे, आर्क वेल्डिंग है ना, ज्यादा तेजी से बम्बार्डिंग करेंगे, पेनिट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। सोचना था, सिंपल सा है ना। अभी आप ये सोचोगे कि नहीं सर इलेक्ट्रोड के साइज को बढ़ा दो, ज्यादा हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा बम्बार्डिंग का मीनिंग है, काइनेटिक एनर्जी का मीनिंग है, जितनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा ही पेनिट्रेशन करेगा, है कि नहीं? है ना। तो सोचना था सिंपल तरीके से। नहीं नहीं, एक है ड्यूरेशन ऑफ द करंट, ड्यूरेशन ऑफ द करंट जैसे आप सोच रहे थे अभी। ठीक है, हाँ हाँ, करंट बढ़ाएंगे, पेनिट्रेशन बढ़ाना है तो करंट यहाँ बढ़ेगी, यहाँ कम नहीं होगी, है ना। अगर ये थिकनेस हमने छोटी कर दी तो करंट की वैल्यू क्या कर दो? कम कर दो, पेनिट्रेशन कम ही काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए भाई हमारे क्वेश्चंस। ठीक है, एंड ऑफ द प्रोडक्शन पार्ट वन। पार्ट वन इस सेंस में, क्योंकि आपका जो मेन पार्ट है एक तरह से आपका 80% प्रोडक्शन आपका कंप्लीट हो गया। प्रोडक्शन है भी यार बहुत ही लेंथी, मतलब आप समझ रहे हो तीसरा जो पेज है ना निकला हुआ, वो पूरे का पूरा 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 है, फिल पूरा है, जबकि वो तीसरा पूरा ही पार्ट आपका प्रोडक्शन का है। ठीक है, तो 80% प्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, बस 20